बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लेक्चर नंबर 5 है जी हमारा आज। हमारे जो बेसिक R&D ट्रेनिंग कोर्स है। आज हम अपने पिछले जो 4 वीक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे बिल्ड करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो सोर्सेज हमने सर्च की थी उन सोर्सेज को या उन सोर्सेज को यूज़ करके हम एक लिटरेचर रिव्यू कैसे बना सकते हैं, हम एक कंप्लीट लिटरेचर रिव्यू किस तरह बनाया जा सकता है। अ, और यही टॉपिक है आज का कि लिटरेचर रिव्यू जो है उसको हम सिंपली या इजी बिगिनर लेवल का लिटरेचर रिव्यू हम कैसे बना सकते हैं। कोशिश हमारी ये होगी कि हम कुछ सोर्सेज पढ़ेंगे, उनमें से कुछ आइडियाज़ निकालेंगे, कुछ थीम निकालेंगे और फिर गैप शैप ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इसमें कहाँ पे हम अपना रिसर्च कर सकते हैं। ये लर्निंग आउटकम्स है जी। मेन हमारा गोल है कि लिटरेचर रिव्यू क्या होता है उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना। उसके बाद समराइज कैसे करते हैं चीज़ों को अपने वर्ड्स में, हम उसको भी देखेंगे। उसके अलावा हम ये कोशिश करेंगे देखने की कि ओवरऑल हम एक थीम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हम ये कोशिश ये होती है कि हम जो ओवरऑल लिटरेचर देख रहे हैं उसमें से कोई थीम निकालें रादर देन जस्ट उसमें से चीज़ों की लिस्ट निकाल लें। वो भी इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। और चौथी चीज़ हमारी कोशिश होगी कि इस लेक्चर के एंड पे हम एटलीस्ट आप लोग इतना हो जाए, आप लोगों को इतनी समझ आ जाए कि एक पैराग्राफ एटलीस्ट आप लोग अपने रिव्यू के बारे में, जो भी आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे उसके बारे में एक पैराग्राफ आप लोग इजीली या बआसानी लिख सकें। हम सीखेंगे क्या? सीखने की हमारी जो 4 मेन चीज़ें होंगी। पहला ये कि लिटरेचर का मतलब क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि लिटरेचर और सॉरी समरी और रिव्यू में फ़र्क क्या होता है, क्योंकि समरी जो है वो नॉर्मली एक सोर्स की होती है और रिव्यू जो है मल्टीपल का होता है। फिर हम देखेंगे सोर्स टेबल क्या होता है। हम सोर्स टेबल कैसे बनाएंगे, सोर्स टेबल बड़ा मददगार होता है, वो देखेंगे क्यों मददगार होता है। और इन दी एंड उसमें से हम एक थीम या एक पैराग्राफ कैसे निकाला जा सकता है। जस्ट टू वार्म अप या फिर एक रिकॉल या फिर एक रिफ्रेशर, जो आपने पिछली लेक्चर के एंड पे या हमने या पिछले वीक का जो लेक्चर था उसके एंड में हमने ये डिसाइड किया था कि आप लोग कुछ सोर्सेज ढूंढेंगे। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोगों ने 5 सोर्सेज ढूंढ ली होंगी। उन 5 सोर्सेज का आपने नाम देखना है। नाम क्या होगा? बेसिकली सोर्स का टाइटल होगा। फॉर एग्जांपल अ स्टडी अबाउट दिस, और अ रिव्यू अबाउट दिस, और अ रिसर्च ऑन दिस, और अ कंपैरिजन ऑफ एक्स वाई। बेसिकली इसका नाम क्या है, टाइटल क्या है और उसका ऑथर क्या है, कौन सा ईयर है, जर्नल है, कॉन्फ्रेंस है, बुक है, और उसके अलावा उसमें से क्या मेन थीम क्या है उसका, वो पेपर किस बारे में है। और वो हमें या आपको आपकी रिसर्च में जो रिसर्च टॉपिक आपने सेलेक्ट किया था उसमें वो आपको मदद कैसे कर रहे हैं, उसमें आपको हेल्प कैसे कर रहे हैं। तो हाँ, उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने कुछ, मैं देख भी रहा था व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ चीज़ें आप लोगों ने शेयर की हैं, बट ऑन टॉप ऑफ दैट हमारी कोशिश ये होगी कि उनमें से 5 एटलीस्ट सोर्सेज हों। उनके हमने ऑफ कोर्स रेफरेंस लिंक वगैरह जो है वो भी हम सेव करेंगे, फिर उसको अपने टेबल में फिल करेंगे। और इन दी एंड कोशिश करेंगे कि आप लोग अ, आज तो मुश्किल हो जाएगा, हो जाए कोशिश करेंगे, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा लंबा काम है तो कोशिश करेंगे तो आप लोगों की जो सोर्सेज हैं सारी उनको मिला के बिफोर नेक्स्ट वीक या फिर अगले कुछ दिनों में हम उनमें से एक रिव्यू करके एक मिनी प्रपोजल सा बनाने की कोशिश करें। अच्छा जी, लिटरेचर होता क्या है? लिटरेचर आमतौर पे अगर हम इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में देखें या जनरली देखें जाए तो लिटरेचर को कहा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल उर्दू लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, या मैं लिटरेचर में पढ़ रहा हूँ, लिटरेचर में मास्टर्स कर रहा हूँ या पीएचडी कर रहा हूँ, या जो भी लिटरेचर में कुछ पढ़ रहे हैं। इन रियलिटी लिटरेचर सिर्फ इस चीज, सॉरी, लिटरेचर को हम इस चीज पे लिमिट नहीं कर सकते। म्यूट कैसे करेंगे? ओके, मैं कह रहा था कि लिटरेचर को हम इन चीज़ों पे लिमिट नहीं कर सकते। लिटरेचर जो है वो ऑलरेडी पब्लिश्ड बुक्स, किसी ने, किसी डोमेन एक्सपर्ट ने, किसी वॉइस इज टू लो। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई थिंक आई कैन डू समथिंग अबाउट दैट। नायाब, अब आवाज़ बेहतर है? अब जी सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, मुझे शायद प्रॉब्लम मेरी तरफ हो। बाकी लोग प्लीज बता दीजिए। आवाज़ में कोई डिफरेंस आया है पहले से, या पहले भी एक जैसी थी अभी भी ऐसी ही?
जी, वैसे ही है जैसे पहले थी। ओके, बाकी लोगों के आवाज़ में कोई मसला है काइंडली बताएं ताकि मैं फिर कंटिन्यू करूं, अगर मसला नहीं है। मदर कहते हैं ठीक है, इट वाज बेटर बिफोर, नाउ स्लोअर, ओके दैट्स नॉट, इट्स स्लोअर नाउ फॉर मी, व्हाट अबाउट नाउ? अब ठीक है। जी सुभान अल्लाह भी कुछ बेहतर है। चल ठीक हो गया जी, कंटिन्यू करते हैं। तो लिटरेचर जो है वो सिर्फ बुक्स या सिर्फ उसमें आप कह सकते हैं ऑलरेडी पब्लिश्ड कंटेंट, जो कि बुक्स हो सकती हैं, रिसर्च आर्टिकल हो सकते हैं। बुक्स हम नॉर्मली जो डोमेन एक्सपर्ट होते हैं उनकी बुक्स को हम रिकमेंड करते हैं, उनकी बुक्स में हम नॉर्मली उनको प्रेफरेंस देते हैं। और जर्नल आर्टिकल्स को हम प्रेफरेंस देते हैं कॉन्फ्रेंस आर्टिकल्स के ऊपर। बेसिकली ऑलरेडी जो लोगों ने काम किया है उसको हम कहते हैं लिटरेचर। वो रिपोर्ट्स भी हो सकती हैं, रिपोर्ट्स वो रिपोर्ट्स जो किसी ऑथेंटिक सोर्स से हो, या कोई गवर्नमेंट बॉडी हो सकती है, या फिर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। समटाइम्स वो गवर्नमेंट बॉडी नहीं होती, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है, लेकिन चूंकि वो एक डोमेन में काफ़ी ज़्यादा काम कर चुके होते हैं, तो वो लोग जो हैं वो उसमें रिलायबल कंसिडर किए जाते हैं। वो लोग उस डोमेन में रिलायबल कंसिडर किए जाते हैं। तो हम उनको भी एज अ सोर्स कंसिडर कर सकते हैं, उनको भी एज अ लिटरेचर सोर्स कंसिडर कर सकते हैं। या फिर कोई रेलिवेंट स्कॉलरशिप, यानी कि कोई ट्रस्टेड सोर्सेज किसी एक्सपर्ट की तरफ से, वो उस केस में अगर आपके पास एक्सपर्ट्स हैं उन केस में आप ब्लॉग्स भी देख सकते हैं, उनके केस में कोई आर्टिकल देख सकते हैं, उन्होंने किसी जर्नल में लिखा हो, किसी न्यूज़पेपर में लिखा हो, तो उस केस में जब कोई आपका एक डोमेन एक्सपर्ट को बात कर रहा है तो फिर आप उनकी बात में कोई रेलिवेंट स्कॉलरशिप भी ढूंढी जा सकती है। अच्छा जी, अब बात ये आती है कि लिटरेचर, हमें समझ आ गई कि लिटरेचर है क्या। अब लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? लिटरेचर रिव्यू ये होता है कि जिसमें आप पैराग्राफ्स को जस्ट कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे होते, उसमें आप ये चाहते हैं कि जो कंटेंट है, जो लोगों ने ऑलरेडी काम किया हुआ है, पहले तो उसको समराइज करें, अ, अपने अल्फाज में समराइज करें, और वो अल्फाज जो है बड़े कंसाइज होने चाहिए, बड़े कॉम्पैक्ट होने चाहिए। उसके बाद उन सोर्सेज को, ऑफ कोर्स वो लोग उस सोर्स उस डोमेन में या किसी भी एरिया में काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ गैप्स जो हैं, मुख्तलिफ एरियाज उस डोमेन के अंदर, कोई छोटे छोटे रिसर्च क्वेश्चन होंगे, कोई सब रिसर्च क्वेश्चन होंगे, कोई सब डोमेन होगी जिसमें उन्होंने काम किया होगा। एक बंदे ने ऑफ कोर्स सेम काम बार बार, जब एक ही काम मल्टीपल लोगों ने नहीं किया होगा, कि ये चीज़ हम रिसर्च में देखते हैं कि जब किसी एक बंदे ने काम किया हो तो बाकी लोग उस काम को दोबारा नहीं करते, दे डोंट ट्राई टू री इन्वेंट द व्हील। आप पहिया दोबारा नहीं बनाते, आप चाहते हैं उस पर बिल्ड करें। तो पहली बात तो ये कि आप देखते हैं कि लोगों ने क्या फाइंड किया, लोगों ने क्या ढूंढा, लोगों की फाइंडिंग्स क्या थी, फिर आप उनको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ऑफ कोर्स नॉर्मली क्या होता है कि अगर एक बंदा एक डोमेन में उसने कुछ रिसर्च की है, तो उसको फॉलो करते हैं कुछ लोग उस पर बिल्ड अप करने के लिए, या उसमें से मजीद शाखें निकालते हैं। तो आप जब उनको आप गौर से देखें तो आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं आपस में, उनका रिलेशनशिप निकाल सकते हैं उन सोर्सेज का। जैसे कोई जर्नल आर्टिकल है, कोई एक बुक है, वो दूसरी बुक से रिलेटेड हो सकती है, एक जर्नल आर्टिकल दूसरे जर्नल आर्टिकल से रिलेटेड हो सकता है। तो आप ट्राई करते हैं उनका कनेक्शन निकालें, या आपस में जो सोर्सेज हैं उनका को एग्रीमेंट निकालें कि अच्छा इस बंदे ने ये काम किया, एक डिफरेंट एरिया में किया, डिफरेंट सेट ऑफ लोग थे, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल थे, उन पे किया, कोई और मेथड यूज किया, और एक और बंदे ने डिफरेंट मुख्तलिफ लोगों पे वही रिसर्च की, मुख्तलिफ लोगों पे वही काम किया, उन्होंने कोई और मेथड यूज किया, उनके पास आउटकम सही आया। अगर उन दोनों की फाइंडिंग सेम है, उन दोनों का जो रिसर्च आउटकम है वो सेम है, तो आप उनका एक रिलेशनशिप बना लेंगे कि अच्छा एबीसी ने भी यही बात की, एक्स वाई जी ने भी यही बात की। एबीसी ने जो लोग यूज किए वो थे नॉर्थ अमेरिका के, एक्स वाई जी ने जिन लोगों पे रिसर्च की वो थे साउथ एशिया के। तो इनकी जो फाइंडिंग्स हैं वो सिमिलर है, उनके जो आउटकम्स हैं वो काइंड ऑफ सिमिलर थे, तो आप फिर उनका एक रिलेशनशिप निकाल लेंगे, आप कहेंगे कि इन दोनों का आउटकम जो है वो एक दूसरे से एग्री करते हैं। अच्छा, कनेक्शन तो हमने निकाल लिया, यहाँ तक आप एग्रीमेंट है, आपकी जो स्टडीज हैं वो आपस में कोइंसाइड कर रही हैं, जो स्टडीज हैं आपस में कोरिलेट कर रही हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको ये पता लगता है कि अच्छा मैंने ये सारी चीज मुख्तलिफ पेपर्स देख लिए, मुख्तलिफ ऑलरेडी पब्लिश रिसर्च देख ली,
बट स्टिल कुछ चीजें हैं, कुछ ऐसे सवाल हैं जो जिस पे लोगों ने काम नहीं किया हुआ, कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पे लोगों ने अभी तक उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, या अगर तवज्जो दी थी तो उनके पास डेटा काफी नहीं था। कोई भी वजह हो सकती है, बट वो कुछ ऐसी चीजें हैं जो अनक्लियर्ड है, जो ऐसी चीजें हैं जो कि जिनके जवाबात अभी तक आपको नहीं मिले। अच्छा, फिर आपने वो देख ली, उन्हें हम गैप भी कह सकते हैं। और उसके बाद अगर आपकी स्टडी उन अनक्लियर चीजों पे काम कर रही है, या उन अनक्लियर चीजों में से किसी एक अनक्लियर चीज पे काम कर रही है, तो आपने फिर बताना है कि हमारा जो काम है या हमारी जो स्टडी है वो इन अनक्लियर चीजों में से या अनआंसर्ड क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन का जवाब दे रही है, या किसी दो क्वेश्चन के जवाब दे रही है, या एक या दो गैप्स को हैंडल करने की कोशिश कर रही है। उसमें आप अपनी स्टडी का इंपॉर्टेंस बताते हैं। तो ये चार चीजें एक लिटरेचर रिव्यू में मर्ज होके आ जाती, ये चार चीजें नॉर्मली एक लिटरेचर रिव्यू में मर्ज होके आ जाती हैं कि लोगों ने क्या काम किया, सॉरी, लोगों का जो काम है वो आपस में कनेक्ट कैसे होता है। उस कनेक्शन के बाद भी कुछ चीजें हैं जो अभी भी क्लियर नहीं है, उस कनेक्शन के बाद भी अभी भी कुछ चीजें हैं जो कि समझ नहीं आ रही। अच्छा, उसमें से फिर आप क्या होगा, उसमें से ऑफ कोर्स आप जो सारा कुछ अनक्लियर है वो सारा कुछ तो आप नहीं आंसर कर सकेंगे, वो सारी चीजों का जवाब तो आपकी रिसर्च नहीं करेगी, आपकी रिसर्च उसमें से किसी एक दो चीजों का या चार पांच चीजों का जवाब देगी। उस वो बेसिकली आपकी रिसर्च कैसे जवाब दे रही है, और उसमें से बेसिकली अपनी रिसर्च का इंपॉर्टेंस बताते हैं। अच्छा, लिटरेचर रिव्यू में मैंने जिक्र किया था कि समरी होती है। अब समरी जो है वो एक सोर्स की होती है। समरी में जब आपके पास मल्टीपल रिसर्च सॉरी मल्टीपल सोर्सेज होती हैं, उन सब की समरी नहीं हो सकती। आप क्या करते हैं, किसी एक सोर्स को पकड़ते हैं, उसका निचोड़ निकालते हैं, उसको समराइज करते हैं, उसमें से चीदा चीदा बातें, या उस सर्च में, उस रिसर्च में, या उस रिसोर्स में क्या चीज़ फाइंडिंग है, क्या डेटा यूज किया गया है, और उसमें क्या चीज़ें मजीद की जा सकती हैं, उसे हम कहते हैं समरी। समरी नॉर्मली होती है एक सोर्स की, जो कि ये बताती है कि इस सोर्स में क्या है या इस पेपर में क्या है। ओके, तो नॉर्मली समरी जो है वो एक बुक के लिए, एक सोर्स के लिए होती है। जबकि रिव्यू जो है उसमें आपकी मल्टीपल सोर्सेज होती हैं। आप देखते हैं कि व्हाट एंड व्हाई इट मैटर्स, कि ये सारी जो सोर्सेज हैं उसमें हम क्या बताया जा रहा है, और वो क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और वो क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें आप रिव्यू में बताते हैं। रिव्यू बेसिकली आइडियाज को कनेक्ट करता है, या मल्टीपल स्टडीज को आपस में कनेक्ट करके एक प्रॉपर, आप ये कह सकते हैं, उसकी एक स्टोरी बना देता है, एक ऐसी चीज बना देता है जिसमें जब आप पढ़ना शुरू करें तो आपको समझ आना शुरू होती है, अच्छा यार ये बंदा यहाँ से बात इसने शुरू की, इस बात पे इसने इस तरह बिल्ड किया, और फिर इसने अपना पूरा आर्ग्यूमेंट जो है, या पूरा जो अपना क्लेम है वो कनेक्ट करके आइडिया से शो कर। अच्छा, ये रिव्यू और समरी का फर्क पता लग गया। अब हमने एक और चीज पे फोकस करना होता है कि जब भी हम पढ़ते हैं, जब भी हम स्टडी करते हैं, हम एक पर्पस के साथ पढ़ते हैं, एक पर्पस के साथ स्टडी करते हैं। हम ये देखते हैं कि टॉपिक क्या था, किस सब्जेक्ट या किस डोमेन में हम बात कर रहे हैं, और जो सोर्स है वो किस चीज़ को आंसर कर रही है, कौन से मसाइल या कौन से सवालात के जवाब दे रही है। उन्होंने हर हर जो सोर्स होती है वो मुख्तलिफ मेथड यूज करते हैं, कभी वो सर्वे करते हैं, कभी एक्सपेरिमेंट करते हैं, कभी इंटरव्यू करते हैं, और मे भी कोई और सोर्स। तो दूसरी चीज, उस टॉपिक, उस किसी भी सोर्स में हम पहले देखते हैं कि उसका टॉपिक क्या था, फिर उन्होंने कौन से मेथड्स यूज किए, फिर उन मेथड्स के बाद उनके रिजल्ट क्या थे, उन्होंने क्या फाइंड किया। ओके, ये सारी चीजें आपने जेहन में रखनी है। जब भी हम सोर्सेज को खंगालेंगे, किसी भी एक सोर्स को खंगालेंगे, उसमें हम ये सारी चीजें ढूंढेंगे। जब आप प्रैक्टिकली, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ आज वो भी करें, तो उसमें हम ढूंढेंगे कि ये सारी चीजें एक सोर्स में हमने कैसे ढूंढी। अच्छा, और वो हमें कैसे हेल्प करता है, अगर मैं अपने जो डोमेन की बात कर रहा हूँ वो उसमें कैसे हेल्प करेगा, या मैं अपनी डोमेन जो भी रिसर्च मैं करना चाह रहा हूँ, ये उसमें स्पेसिफिकली कैसे मदद कर सकता है, ये उसमें स्पेसिफिकली मेरे रिसर्च टॉपिक को, ये स्पेसिफिक स्टडी जो है, ये स्पेसिफिक सोर्स जो है वो कैसे मदद कर सकती है। तो हम हर सोर्स में से ये चार चीजें ढूंढने की कोशिश करते हैं, और जो इन चारों क्राइटेरिया पे पूरा उतरे, उसको मैं फिर अपने रिसर्च, कह सकते हैं डेटाबेस में, या अपनी रिसर्च की जो कलेक्शन है, या रिसर्च का जो पूरा एक या कलेक्शन ही कहेंगे, उसमें हम उसको फिट करने की कोशिश करेंगे, या उसमें फिर हम उसको इंक्लूड कर लेंगे कि अच्छा यार, ये जो सोर्स है ये मेरे टॉपिक से रिलेटेड, ये इसका टॉपिक क्या है, इसमें क्या मेथड यूज किया गया था, उन्होंने क्या फाइंडिंग निकाली, और वो मेरी रिसर्च में मुझे कैसे हेल्प कर सकता है, या मेरी रिसर्च को कैसी उसकी बुनियाद को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। इन चारों चीज़ों को मिलाएंगे,
और अगर ये चारों एक सोर्स इन चारों चीज़ों पे पूरी उतर रही हुई तो फिर उसको हम अपनी रिसर्च या अपने रिव्यू के अंदर उसको इंक्लूड करें। ओके, उसमें फिर एक चीज़ हमें जरूरत एक नजर में रखना है कि ये जबरदस्ती हम इसको इंक्लूड नहीं कर सकते, हम फोर्सफुली नहीं कह सकते कि हाँ वो ना भी हेल्प कर रहा हो और हम उसको अपनी रिसर्च में जबरदस्ती फिट करने की कोशिश करें, उसको जबरदस्ती इंक्लूड करने की कोशिश करें। तो हाउ डज इट हेल्प मी, ये भी बहुत जरूरी है कि हम उसमें इंक्लूड तो करें लेकिन विद अ रीजन, कि उसके लॉजिकल रीजन भी कोई बने कि हाँ ये कैसे मदद कर रहा है। अच्छा, मैंने ये बताया कि ये जो चार चीजें आपने देखी थी, इसके बाद फिर आपने एक टेबल बना लेना है। ओके, अब वो टेबल जो है वो अगर आप गौर करें तो इन चारों सवालों के बाद टेबल भी उन्हीं चीजों को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सोर्स डिटेल में क्या आता है, जो हमने पिछले पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि ऑथर कौन है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑथर एक से ज्यादा होते हैं। किस साल में वो पब्लिश हुआ, और उसका टाइटल क्या था, उसके बाद उस पेपर का मेन आइडिया क्या था, या उस पेपर का क्या कहते हैं मुद्दा क्या था, सेंट्रल या बुनियादी मुद्दा क्या था उस पेपर का। उन्होंने क्या मेथड यूज किया, क्या तरीका यूज किया, क्योंकि मेथड बहुत जरूरी है। मेथड आपको ये बताएगा कि ये कितना रिलायबल है। ओके, वो सर्वे हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेथड वाला एरिया हमें पढ़ना जरूरी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप जो रिसर्च कर रहे होते हैं, द ओनली थिंग यू आर चेंजिंग, और जो सिर्फ एक चीज आप चेंज कर रहे होते हैं, आप अपना मेथड चेंज कर रहे होते हैं। अगर किसी बंदे ने कोई पुराना मेथड यूज किया है, आप कोई नई किस्म का मेथड यूज करके सेम डेटा को नए मेथड से एनालाइज करके आपकी फाइंडिंग्स बेहतर हो सकती हैं, आपकी फाइंडिंग्स ज्यादा क्लियर हो सकती हैं। तो इसलिए मेथड्स को रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि सेम मेथड हम भी यूज करना शुरू कर दें, या हम सेम डेटा पे सेम मेथड यूज करें, तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। हम या ये कर सकते हैं कि उस मेथड पे कोई किसी और डेटा पे वो मेथड अप्लाई करें, या फिर सेम डेटा पे हम कोई नया मेथड अप्लाई करें। ओके, तो इसलिए मेथड को समझना बहुत जरूरी होता है। की फाइंडिंग, आपके जो मेन उसमें से क्या मेन चीजें निकाली हैं, मेन रिजल्ट क्या थे या मेन आउटकम क्या था उस पेपर का, वो आपने बताना है। और इन द एंड कि वो आपकी रिसर्च में कैसे हेल्पफुल है, वो आपकी रिसर्च में या जो टॉपिक आप जिसको खंगालना चाह रहे हैं, जिस टॉपिक में आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, ये उसमें कैसे यूजफुल है। ये एक एग्जांपल है। अली ने ये एक पेपर है जो अली 2022 ऑनलाइन लर्निंग, इस पे ऑनलाइन लर्निंग एक्सेस थी, सर्वे इन्होंने यूज किया था। एक्सेस मैटर्स फॉर आउटकम्स के जो रिसोर्सेज की एक्सेस है वो बहुत जरूरी होती है। और ये बेसिकली हमारे लिए क्यों यूजफुल है, क्योंकि हमें ये बैकग्राउंड स्टडी बताएगा, ये हमें बताएगा कि हमारा जो बैकग्राउंड है हमारे डोमेन का, उसके बारे में हमें हेल्प करने में, उसको समझने में हमें मदद देगा। अच्छा, फिर आप ये करते हैं जी कि आप उसमें से थीम निकालना चाहते हैं। अब थीम क्या होता है, थीम बेसिकली ये होता है कि आप जब मल्टीपल स्टडीज को या मल्टीपल सोर्सेज को पढ़ रहे होते हैं, उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कॉमन होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें वो सारे जितनी जितने पेपर आपने पढ़े होते हैं वो सारे उसी पे काम कर रहे होते हैं। जब वो सारे एक ही डोमेन में काम कर रहे हो, या वो सारे एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हो, तो उनको आप फिर ग्रुप करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा यार, ये जो चार पांच लोग हैं या ये जो चार पांच ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ये इसी एरिया में काम कर रहे हैं। और इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि वो एक ही चीज पे एग्री करते हैं। ओके, वो फॉर एग्जांपल ये कहते हैं जी कि ऑनलाइन जो स्टडीज हैं वो फिजिकल स्टडी से ज्यादा बेहतर है। ऑनलाइन स्टडी जो है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल है फिजिकल स्टडीज की निस्बत। और ये कुछ चार पांच किस्म के लोग हैं, ये चार पांच जो पेपर्स हैं वो सारे एक ही बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है वो आइडियाज रिपीट हो रहे हैं और वो सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। और फिर एक तो है कि उनके आइडियाज सेम है, दूसरा ये है कि उनकी फाइंडिंग्स भी सेम काइंड ऑफ सेम आ रही है, उनके जो कंक्लूजन है वो सेम आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे यही आइडिया कि ऑनलाइन क्लासेस फिजिकल क्लासों से बेहतर हैं, ये कुछ लोगों ने साउथ एशिया में पाकिस्तान में सर्च की इस पे, कुछ लोगों ने रिसर्च की इस पे, कुछ लोगों ने अफ्रीका में की, कुछ लोगों ने यूरोप पे की, कुछ लोगों ने साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में की। और उनके मोरलेस सेम फाइंडिंग थी, उनके मोरलेस सेम ही आउटकम थे। तो उनकी फाइंडिंग्स भी मैच कर रही हैं, तो फिर हमें एक थीम की और डायरेक्शन मिल गई है। तो थीम्स बेसिकली आपको ऐसे मिल सकते हैं कि या तो एक ही बात पे सारे लोगों ने रिसर्च की हो, मुख्तलिफ इलाकों में रिसर्च हुई हो, उन पे आउटकम सेम आए हो, या फिर उनके आपस में डिसएग्रीमेंट हो। डिसएग्रीमेंट भी एक थीम है। डिसएग्रीमेंट भी आपको बताता है अच्छा यार, ये दो जो सोर्सेज हैं या जो ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स हैं, इनकी फाइंडिंग्स डिफरेंट है। अब वो डिफरेंट क्यों है वो भी फिर आप फर्दर देख सकते हैं। या फिर आप ये देख सकते हैं थीम से बेसिकली आपको ये पता लगता है कि गैप्स क्या है, कि लोगों ने इस एरिया में काम किया है, इस एरिया में काम किया है, इस डोमेन में काम किया है, लेकिन एक स्पेसिफिक एरिया में लोगों ने काम नहीं किया, स्पेसिफिक डोमेन में लोगों ने काम नहीं किया। तो
थीम में से आपको कभी कभी गैप भी मिल जाता है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। डिजिटल एक्सेस के अवेलेबिलिटी ऑफ डिवाइसेस और इंटरनेट, कुछ लोगों ने इस पे काम किया हुआ है। कुछ लोग कहते हैं अच्छा यार ये सारा कुछ तो ठीक है, लेकिन फैमिली सपोर्ट कितनी है, उस पे लोगों ने सर्च की हुई है। ये एक बिल्कुल एक स्पेसिफिक डोमेन है ऑनलाइन टीचिंग में, कि फैमिली कितना सपोर्ट करे तो चीज़ें कितना बेहतर जा सकती हैं। या फिर टीचर का फीडबैक का क्या इम्पैक्ट आता है। अब सेम डोमेन है, ऑनलाइन लर्निंग रिसर्च है, उसमें सेम डोमेन है, लेकिन आपके पास मुख्तलिफ मुख्तलिफ उसके थीम्स आ रहे हैं। एक ग्रुप ऑफ पीपल इस पे काम कर रहे हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल इस पे काम कर रहे हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल इस पे काम कर रहे हैं, कोई टाइम प्रेशर पे काम कर रहा है, कोई मोटिवेशन पे काम कर रहा है। सो एक एरिया में डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखे, डिफरेंट थीम्स निकाल के डिफरेंट फ्लेवर्स पे रिसर्च हो रही है, तो इसलिए हमें थीम्स को समझना जरूरी है। अच्छा, उन थीम में से फिर बेसिकली कभी कभी ये होता है कि आपको फिर ये मैप करते हैं कि आप जिस एरिया, आप जो रिसर्च कर रहे हैं इस डोमेन में, आप किस थीम के अंडर लाए करते हैं, फिर आपका जो फोकस है वो उसकी तरफ ज्यादा चला जाएगा, उस थीम के आउटकम पे, उस थीम के जो रिसोर्सेज हैं उन पे ज्यादा फोकस हो जाएगा आपका, फिर आप उस चीज को देखना शुरू करते हैं। इसलिए थीम्स को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है। एक और चीज जो कि बहुत जरूरी है, जिसको कहा जाता है प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म क्या होता है? जब आपने, किसी ने अपना काम किया है, किसी ने कोई चीज पब्लिश की है, किसी और का पेपर है, और आप उसको अपना कह के या अपना काम कह के यूज करना शुरू कर दें। ओके, सो इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि जब आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं तो उसको अपने अल्फाज में लिखें, उसको अपने वर्ड्स में लिखें। हमेशा ये कोशिश करें कि जो भी आपने पढ़ा उसको समराइज करें अपने अल्फाज में, या उसको रीफ्रेश, पहले सबसे पहली बात तो ये कि उसको ध्यान से पढ़ें, उस पूरी चीज को एब्जॉर्ब करें। आपको पता होना चाहिए कि इस पेपर में क्या बात हो रही है। उसके बाद उस सोर्स को साइड पे कर दें। जो चीज आपके दिमाग में सेव हुई, जो चीज आपने पढ़ी, उसको बिल्कुल सादा अल्फाज में एक्सप्लेन करें। एक सेंटेंस में, दो सेंटेंस में, तीन सेंटेंस में एक्सप्लेन करें। अब आपने एक्सप्लेन कर दिया अपने अल्फाज में, लेकिन वो स्टिल वो आपकी, इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं, वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो आपका काम नहीं है। आपने किसी और के काम को रिफ्रेज किया है। इवन दो वो आपने उसको पढ़ के, उसको अपने दिमाग में उसकी समझ बना के उसको समराइज कर दिया है, लेकिन वो स्टिल किसी और का काम है। ओके, सो इसलिए फिर आपने उस ऑथर का बताना है कि ये जो मैंने लाइन लिखी है, ये मेरा आइडिया नहीं है, ये किसी और का आइडिया है। और किसका आइडिया है? जिसका आइडिया है उसको आपने फिर साइट करना होता है। उसका आपने नाम, ऑथर का नाम, किस जर्नल में पब्लिश हुआ, ये सारा कुछ आपने उसको साइट करना, जिसे हम कहते हैं साइटेशन करना, किसी को साइट करना। जिसका क्रेडिट है उसको ड्यू क्रेडिट देना, या जिसका काम है उसका काम उस बताना कि ये इस बंदे का काम है। जनरली ये जरूरी इसलिए है, एक तो एथिकली राइट है, एथिकली सही है। जब किसी को, आप किसी का काम रेफर कर रहे हो, किसी का काम सॉरी आप यूज कर रहे हो, तो उसको क्रेडिट देना जरूरी है। एथिकली तो राइट है ये बेसिक एथिक्स में आता है। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप ये नहीं कर रहे तो आपकी जो एकेडमिक डोमेन है उसमें आपकी जो इंटेग्रिटी है वो वायलेट हो जाती है, कि ये बंदा जो है ये दूसरों के काम को अपना काम कह के पब्लिश करने की कोशिश करता है, अपना काम कह के क्लेम करने की कोशिश करता है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं हम कॉपी पेस्ट ना करें। कॉपी पेस्ट बिल्कुल कभी भी ना करें। इवन जो एब्स्ट्रैक्ट्स हैं, पेपर्स के जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, जो समरीज होती हैं, उसमें से भी हम कॉपी पेस्ट नहीं करना शुरू कर चाहते। हम ये चाहते हैं जो भी हमने पढ़ा उसको अपने अल्फाज में रीफ्रेज करें, उसको अपने अल्फाज में लिखें और उस बंदे को क्रेडिट दें। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, एस्पेक्ट है। जब भी आपने लिटरेचर रिव्यू करना है, हमेशा मेक श्योर करें कि अपने अल्फाज में लिखें और उस बंदे को क्रेडिट दें, उस बंदे को साइट करें। अच्छा जी, उसके बाद हम जब लिटरेचर रिव्यू लिख रहे होते हैं तो हम कुछ स्टार्टर्स हैं, कुछ जुमले के शुरू में हम कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो हम यूज़ करना चाहते हैं, कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो हम लिखना चाहते हैं। वो ये हो सकते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर कोई फाइंडिंग है या कोई रिसर्च है जिसमें आपने समराइज किया, उसको आप बताना चाह रहे हैं, तो आप कहते हैं कि वन स्टडी फाउंड दैट, एक स्टडी में हमें ये पता लगा। या आप ये कहते हैं एडिंग अनदर सोर्स, फिर आपने एक स्टडी में से ये लिखा, उसके अलावा किसी और ने भी यही काम किया, तो आप कह सकते हैं अनदर सोर्स सजेस्ट दैट, कि उस सोर्स में हमें ये चीज मिली, कि एक स्टडी में हमें ये मिला, उसके अलावा एक और सोर्स में हमें या तो सेम चीज मिली या फर्क चीज मिली। फिर आप क्या करते हैं? फिर आप उन दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कनेक्टिंग सेंटेंसेस क्या हो सकते हैं, कनेक्टिंग जुमले क्या हो सकते हैं? कि दीज सोर्सेज शो दैट, कि ये दोनों ऊपर वाले जो हमने मिसाल के तौर पे, आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, पहली लाइन में ये लिखा, दूसरी लाइन में ये लिखा, तीसरी लाइन में आप कनेक्शन शो कर देते हैं कि अच्छा इसके बाद हमें ये पता लगा कि इन सोर्सेज से हमने ये
देखा और ये सोर्सेज हमें ये बताती हैं। और उसके बाद आप कहते हैं कि इवन तो इन सोर्सेज से हमें ये पता तो लग गया, लेकिन फिर भी कोई चीज है जो मिसिंग है, या कुछ ऐसा काम है जो कि नहीं हुआ, या इस तरफ किसी ने तवज्जो नहीं की, या ये जो एक्सप्रेसी काम जो हम करना चाह रहे हैं इस पे किसी ने तवज्जो नहीं दी। बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, पहले लोगों का काम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बाद मल्टीपल सोर्सेज बता रहे हैं, उनका आपस में कनेक्शन बता रहे हैं, और फिर उनका डायरेक्शन अपने काम की तरफ मूव कर रहे हैं। आप उस चीज को मनूवर कर रहे हैं कि लोगों की तवज्जो आपके काम की तरफ आ जाए, कि ये लोगों ने काम किया, इनके कामों में ये हुआ, लेकिन इन्होंने ये काम नहीं किया। उसके बाद फिर आप बताएंगे कि हम ये काम करनेंगे या हम ये करेंगे, जो कि एक गैप है, उस गैप में से हम इन चीजों पे हम काम करें। ओके। अच्छा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है जो कि हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है? अ, हम कुछ ऐसी चीजें हैं जो अवॉइड करना चाहते हैं, जो मैं पहले भी बता दिया कि हम नहीं करेंगे, हम ये नहीं चाहते। एथिकली भी रॉन्ग है, प्रोफेशनली भी रॉन्ग है कि आप कॉपी पेस्ट करें दूसरों के एब्स्ट्रैक्ट से। पेस्टिंग टेक्स्ट डायरेक्टली फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, ये सीधा सीधा प्लेजरिज्म है, और प्लेजरिज्म एकेडमिक्स में एथिकली भी और मॉरली भी एक गलत चीज तस्वर की जाती है। लिस्टिंग विदाउट कनेक्शन, आपने क्या किया जी, कि जो आपने सोर्सेज देखी, 4 5 6 8 10 सोर्सेज देखी, और उनका बस क्या किया जी, उनको एक बंदे ने ये बात की, दूसरे ने ये बात की, तीसरे ने ये बात की, चौथे ने ये बात की, ना कोई सीक्वेंस है, ना कोई फ्लो है, ना आपस में कोई कनेक्शन है। बेसिकली आपने कोई थीम नहीं दिया, आपने जस्ट लिटरेचर को समराइज कर दिया फॉर द सेक ऑफ लिटरेचर। उसमें ना कोई रिदम है, ना कोई फ्लो है, ना वो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, ना आप टॉपिक की बेस इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। ये बेसिकली इसे हम कहते हैं लिस्टिंग विदाउट कनेक्शन, कि आपने अपनी सोर्सेज का कोई कनेक्शन नहीं बनाया, आपके सोर्सेज बिल्कुल हैफेजर्ड है। आप इमेजिन करें अपने जहन में कि एक पजल है, जिक्सॉ पजल है, उसके डिफरेंट पजल पीसीज हैं। एक लिटरेचर व्यू बिल्कुल उन पजल पीसीज की तरह होता है। अच्छा लिटरेचर व्यू वो होगा कि जब वो पजल के पीसीज आप जोड़ें तो वो आपके सामने एक तस्वीर बन जाए। एक बुरा लिटरेचर भी वो होगा कि वो पजल के पीस आपने बस एक दूसरे के साथ इस तरह रख दिए कि ना आपको समझ आ रही है, कहीं पे आपको कान नजर आ रहा है, कहीं पे नाक नजर आ रही है, कहीं पे पाँव नजर आ रहे हैं, कहीं पे कुछ और नजर आ रहा है। तो ये कनेक्शन के बगैर लिटरेचर रिव्यू करना एक बहुत ही एक इनएफिशिएंट चीज होती है, और बहुत ही एक कह सकते हैं कि वो मुकम्मल चीज नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, उसके बाद आप लोग साइटेशंस ना करना। हर सोर्स या जिस जहां से भी आपने आइडिया लिया है, मेक श्योर आप उसको साइट कर रहे हैं। ओके, चाहे वो बिल्कुल बहुत बेसिक चीज भी है ना, उसको आपने फिर भी साइट करना है। ओके, किसी ने काम पब्लिश किया है, किसी बुक से लिया है, किसी कॉन्फ्रेंस पेपर से लिया है, कहीं से भी लिया है, उसको आपने साइट करना जरूरी है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसी चीज है जिसको आप रिफ्रेज नहीं कर सकते, या वो इतनी बेसिक चीज है, इतनी वो क्या कह सकते हैं, फंडामेंटल चीज है, कि जिसको रिफ्रेज करना पॉसिबल ही नहीं होगा। कोई डेफिनेशन है, या कोई ऐसा फॉर्मूला है, या कोई ऐसा कोट है, या कोई ऐसी चीज है जिसको आप एज इट इज लिखना चाहते हैं। अ, बहुत रेयरली आप वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन ये नहीं भी होना चाहिए कि आप करें कि हम हर चीज को कोट्स में डालना शुरू करते हैं। इसीलिए पैराफ्रेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैराफ्रेजिंग करना बहुत जरूरी है। हम ये नहीं चाहते कि हम साइट तो कर रहे हैं सब लोगों को, लेकिन हम उनका काम एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया और कहा जी ये काम कोटेशन में डाल दिया कि ये मैंने इस पेपर से लिया है। जब हम कोई चीज कोटेशन में डाल देते हैं तो उसका मतलब है कि ये जो वर्ड्स हैं ये एग्जैक्ट हू बहू दूसरे पेपर में जहां से मैंने जिसको साइट कर रहा हूं उसमें भी ऐसे ही मेंशन्ड है, या हू बहू उस बुक में ऐसे ही मेंशन्ड है। कहीं कहीं पे तो आप कर सकते हैं ऐसा, ऐसी चीज जो आपको लगे कि ये इतनी अच्छे तरीके से लिखी गई है, मैं इसको रिफ्रेश नहीं करना चाहता, बहुत शाजो नादर। लेकिन हम इसको बहुत ज्यादा नहीं करना चाहते। मे बी अगर आपके 15 पेपर्स हैं या 20 सोर्सेज हैं, उनमें से एक आधी सोर्स के बारे में आप ये कर सकते हैं, बट नॉर्मली हम ये चाहते हैं कि हम ऐसा काम ना करें। इवन अगर कोई डायग्राम भी है, हम कोशिश करते हैं उस डायग्राम को रीड्रॉ करें। अगर कोई डायग्राम भी है, हम कोशिश करते हैं, कोई फ्लो चार्ट है, हम उसको भी रीड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, जिसे बेसिकली हम कहते हैं रीफ्रेज करना। और जो आपकी सोर्सेज हैं, सारी जो सोर्सेज हैं वो आपके टॉपिक से कनेक्ट होनी चाहिए सम हाउ। अब ये भी नहीं है कि आप जबरदस्ती से कनेक्ट करने की कोशिश कर दें। आपने सोर्सेज ऐसी सिलेक्ट करनी है जो कि सम हाउ आपके टॉपिक के साथ कनेक्ट हो, उसके बैकग्राउंड समझने में कनेक्ट हेल्पफुल हो, उसका कनेक्शन बनाने में कि आपका जो काम है वो बैकग्राउंड के साथ कैसे कनेक्ट हो रहा है, उसके साथ उसका लिंक है, तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी होती है।
अच्छा, उसके बाद क्या होता है जी, उसके बाद अब हमने क्या करना है जी, ये काम हमारे प्रपोजल बिल्डिंग स्टेप में कैसे यूज होगा। आपकी कुछ सोर्सेज होंगी, 3 से 5 सोर्सेज या 5, 7, 8 जितने भी सोर्सेज हैं आपने जो सिलेक्ट की हैं, उनके बारे में, उनको पहले सिलेक्ट करेंगे, उनके बारे में एक छोटा सा रिव्यू लिखेंगे। एक पैराग्राफ होगा 5, 7 लाइनों का, जो कि आपकी सोर्सेज को आप एक तो समराइज कर रहा होगा और उनको आपस में कनेक्ट भी कर रहा होगा। और उनके अंदर से फिर आप एक थीम निकालेंगे, एक पैटर्न निकालेंगे। जो आपकी सोर्सेज हैं, आप कहेंगे कि अच्छा, इन सोर्सेज में लोगों ने इस डायरेक्शन में काम किया है, इन सोर्सेज में लोगों ने इस एरिया में काम किया है, और ज्यादातर लोग जो हैं वो ये कर रहे हैं इस एरिया में, इन सोर्सेज में। और उसमें आप फिर एक गैप भी निकालेंगे और बताएंगे कि अच्छा, लोगों ने ये काम नहीं किया हुआ, इस तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी, अगर तवज्जो दी भी है तो बहुत कम लोगों ने तवज्जो दी है। ओके, तो आप उसमें गैप आइडेंटिफाई करके उस गैप को भी मेंशन करेंगे। तो ये सारी चीजें आप उसमें मेंशन करेंगे। अच्छा, जस्ट एक एग्जांपल कि आप कहते हैं जी कि सोर्स ए ये कहती है ऑनलाइन लर्नर्स विद डिवाइसेस एक्सेस अ प्लेटफॉर्म बेटर, के जो लोग ऑनलाइन स्टडीज पढ़ना चाहते हैं, उनके पास, जिनमें से जिनके पास डिवाइसेस ज़्यादा हैं, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। सोर्स बी क्या कहती है कि अगर उन डिवाइसेस के साथ साथ अगर फैमिली सपोर्ट भी हो, आपकी फैमिली अगर आपको सपोर्ट कर रही है, तो उन लर्नर्स जो हैं, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। उन दोनों में हाउ डू यू आइडेंटिफाई द गैप, मैं इंशाल्लाह इसका जवाब भी देता हूँ एंड पे। दोनों सोर्सेज में ये जा बात हमें पता लगी है, एक्सटर्नल सोर्सेज शेप ऑनलाइन लर्निंग एक्सेस गैप। लेकिन हमें ये नहीं पता कि एडल्ट लर्नर्स इन लो रिसोर्स सेटिंग में कैसे बिहेव करते हैं। ओके, इन्होंने ये, एक स्टडी ने ये बताया कि अगर डिवाइसेस हो तो अच्छा परफॉर्म करते हैं, फैमिली सपोर्ट हो तो बेहतर उनकी और परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है, और एक्सटर्नल सोर्सेज जो हैं वो बेहतर हैं। ये नहीं बताया कि लो रिसोर्सेज सेटिंग में क्या परफॉर्मेंस है। हमने हाई रिसोर्सेज में परफॉर्मेंस तो आइडेंटिफाई कर ली। रिमशा, आपको इस बात का जवाब, इस क्वेश्चन का जवाब इस चीज से मिल जाएगा कि दो लोगों ने एक डोमेन में काम किया कि अगर ये चीज हो तो कैसा परफॉर्म करेंगे, ये चीज हो तो कैसा परफॉर्म करेंगे, लेकिन इन दोनों की एब्सेंस में क्या कैसी परफॉर्मेंस है वो नहीं पता। तो इस चीज में लोगों ने तवज्जो नहीं दी, तो ऐसे आपने गैप आइडेंटिफाई कर लिया। ये वो चीज है जहाँ पे आपने अभी तक काम नहीं किया, किसी ने यह काम अभी नहीं किया। हम अभी आगे एग्जाम्पल भी करेंगे, उसमें भी ज्यादा ज्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ओके, बल्कि इनफैक्ट मैं एग्जाम्पल की तरफ ही मूव करूंगा। मैं यहाँ से अपनी जो स्क्रीन है शेयर कर बंद करूंगा, दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। शेयर। मीनवाइल रमशा, बेसिकली जो आप लोगों ने रिसर्च क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव्स और एम आइडेंटिफाई किए थे, आप उनको अपने सामने रखेंगे, रिव्यू करेंगे, और फिर आप देखेंगे कि उनमें से कितने क्वेश्चंस या जो चीज़ें आप ढूंढना चाह रहे हैं वो कितनी लोग ऑलरेडी उन पे रिसर्च कर चुके हैं, और फिर जो भी मिसिंग होगा वो आपका गैप होगा। तो आपने ऐसे कोई गैप नहीं आइडेंटिफाई करना, आपने वो गैप आइडेंटिफाई करना है जिस पे आप रिसर्च करना चाह रहे हैं। तो वो बेसिकली आपके रिसर्च क्वेश्चंस में से वो गैप निकलना चाहिए। तो वो जो सारे रिसर्च क्वेश्चन बनाए हैं उन्हें अपने सामने रखें, और फिर उनको मैप करें कि ये थीम, ये वाला भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया, ये भी हो गया, ये वाला रह गया, तो ये अब मेरा गैप है, और दैट्स व्हाई माय रिसर्च इज इम्पोर्टेंट एंड नाउ आई एम गोइंग टू वर्क इन दिस डायरेक्शन। कभी कभी ऐसे भी होता है कि आपने ऑलरेडी एक कुछ रिसर्च क्वेश्चन आपने डेवलप कर ली है। अब उस रिसर्च क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा होता है कि लिटरेचर रिव्यू करने के बाद आपको पता लगता है कि इस रिसर्च क्वेश्चन का ऑलरेडी कुछ लोगों ने आंसर किया हुआ है। तो उस केस में फिर आप अपना रिसर्च क्वेश्चन जो है उसको रीडिफाइन करते हैं, या उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश की जरूरत पड़ती है आपको। तो लिटरेचर रिव्यू हमें इस चीज में भी हेल्प करता है। अच्छा जी, अब ये मैंने एक छोटी सी एक्सरसाइज आप लोगों के लिए तैयार की थी। ऑफ कोर्स चूंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम होता है, इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं ऐसे कुछ पेपर ऑलरेडी सिलेक्ट करके उनको यूज करूं और आपको लोगों को दिखाऊं कि हम एक लिटरेचर रिव्यू माइनर सा कैसे कर सकते हैं। स्क्रीन नजर आ रही है, ये पेपर स्लीप ड्यूरेशन एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस अमंग स्टूडेंट पैरा फार्मासिस्ट। ओके, अब टॉपिक क्या है। टॉपिक ये है बेसिकली कि डज स्लीप, या जो स्लीप है, डज इट अफेक्ट स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस, के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पे नींद कैसे इफेक्ट करती है, या नींद का पूरा होना या ना पूरा होना कैसे इफेक्ट करता है। अच्छा जी, रमशा का सवाल।
मेरे ख्याल में इस एक्टिविटी के बाद आंसर करते हैं। When the sources gather into figure out the solution, work done on such gap, then where can we find sources to gather info to figure out the solution? ओके, इस एक्टिविटी के बाद मैं आपके सवाल का जवाब भी देता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास टॉपिक क्या है जी? टॉपिक ये है कि नींद जो है वो लोगों की, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस कैसे इफेक्ट करती है। इसमें मैंने 3 पेपर ढूंढे आप लोगों के लिए इस टॉपिक में। पहला टॉप पेपर है कि स्लीप ड्यूरेशन एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस अमंग स्टूडेंट फार्मासिस्ट। को ये फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं, उनमें स्लीप ड्यूरेशन और एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसे रिलेटेड। अगर आप इसको देखें, जब पहली बात तो ये कि ये एक जर्नल आर्टिकल है, ओके, इस पे लिखा हुआ है अमेरिकन जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन, एक जर्नल आर्टिकल है। और आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि इस यूनिवर्सिटी का है, आप इस जर्नल का नाम सर्च कर सकते हैं। इसका बेसिकली उससे आपको ये पता लग जाएगा कि ये एक रिलायबल और रेप्यूटेबल सोर्स है। ओके, अमेरिकन जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन इज अ जर्नल विच इज अ रेप्यूटेबल एंड रिलायबल जर्नल। अच्छा, अब इसमें इन्होंने किया क्या है, इसमें इन्होंने किया ये है कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या था। अब इनके एब्स्ट्रैक्ट में इन्होंने काफी सारी चीजें मेंशन कर दी। हमें पूरा पेपर अच्छी बात है अगर आपने पढ़ना है, लेकिन सरसरी नॉलेज देने के लिए हम एब्स्ट्रैक्ट में से मोस्टली चीजें निकाल सकते हैं। इन्होंने क्या किया, टू आइडेंटिफाई स्लीप पैटर्न एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डे टाइम स्लीपीनेस एंड टू असेस द एसोसिएशन बिटवीन स्लीप ड्यूरेशन एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस अमंग स्टूडेंट फार्मासिस्ट। तो इनमें इस केस में इन्होंने स्टूडेंट सेलेक्ट किए हैं, किस में से, फार्मेसी डोमेन में से। मेथड क्या यूज किया इन्होंने, क्रॉस सेक्शनल डिजाइन था इनका, एन एनोनिमस सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड पेपर क्वेश्चनियर था इनका। ओके, क्वेश्चनियर किया किससे, फर्स्ट ईयर थ्रू थर्ड ईयर स्टूडेंट्स ऑफ अ फार्मेसी स्कूल। अच्छा, ये इनका मेथड था जिसमें इन्होंने क्वेश्चनियर डिजाइन किया। और इन्होंने आउटकम क्या निकाला, इनका जो रिजल्ट ये था कि क्वेश्चनियर जो था वो 364 स्टूडेंट्स ने कंप्लीट किया, 79.4% रिस्पॉन्स रेट था और 93.8% कोऑपरेशन रेट था। बेसिकली इन्होंने जवाब दिया और इतने लोगों ने कोऑपरेट किया। ज्यादा, मोर देन हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ फार्मेसी obtained less than 7 hours of sleep at night during a typical school week. So mostly स्टूडेंट्स ने 7 घंटे से थोड़ी कम नींद ली थी, जो कि 54 जो टिपिकल स्कूल वीक था। अच्छा, और लार्ज मेजोरिटी जो थी वो ऑन द नाइट प्रायर टू एन एग्जामिनेशन 81.7%। और जो ज्यादा लोग थे उन्होंने जो एग्जाम नाइट था उसमें उन्होंने क्या किया, 7 घंटे से कम नहीं स्लीप ली। अच्छा जी, उसमें से क्या हुआ जी, डे टाइम स्लीपलीनेस ऑलमोस्ट एवरी डे और लॉन्गर स्लीप ड्यूरेशन इन नाइट प्रायर टू एन एग्जामिनेशन वाज एसोसिएटेड विद हायर कोर्स ग्रेड। सो अगर लंबी नींद ली उन्होंने तो वो किससे एसोसिएट किया, उन्होंने हायर कोर्स ग्रेड से और सेमेस्टर ग्रेड, जीपीएस और ग्रेड पॉइंट एवरेज और जीपीएस उसको एसोसिएट किया। इस स्टडी का क्या कंक्लूजन था, a majority of students pharmacists had suboptimal duration of sleep defined as less than 7 hours, 7 घंटे से कम थी। जबकि अच्छी स्लीप लेने वाले या अच्छी नींद पूरी करने वाले एग्जाम से पहले जिन्होंने नींद पूरी की, उनकी एसोसिएशन जो थी वो ओवरऑल जीपीए से ज्यादा थी। ओके, ये एक स्टडी से हमें प्रोग्रेस मिल गई। ओके, लेकिन इस स्टडी में कौन सा स्पेसिफिक ग्रुप है, फार्मेसी ग्रुप। अब अगर इस स्टडी में से मैं अपना वो टेबल जो था मैंने आपको बताया था वो निकालना चाहूं, तो स्टडी का नाम तो पता लग गया। उसमें इन्होंने क्या स्टडी किया स्पेसिफिक में, इसमें इन्होंने स्टडी किया कि लोगों का स्लीप ड्यूरेशन कितना था और दिन में वो कितना सोते थे, ये चीजें इन्होंने स्टडी की। अच्छा, अब इसमें कौन सा ग्रुप स्टडी किया, कौन से लोग स्टडी किए, इन्होंने फार्मेसी के स्टूडेंट स्टडी किए। स्पेसिफिक ग्रुप जो था वो फार्मेसी के स्टूडेंट्स थे। अच्छा, और उन्होंने क्या फाइंड क्या किया, उन्होंने उनकी मेजर फाइंडिंग ये थी कि जो लोग ज्यादा नींद पूरी करते हैं, जो लोग बेटर स्लीप हैबिट्स वाले हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनका पॉजिटिव एसोसिएशन है, सॉरी जस्ट गिव मी, पॉजिटिव एसोसिएशन है उनकी परफॉर्मेंस के साथ। ओके, जबकि हमारा ओरिजिनल टॉपिक क्या था, अगर हम वापस अपने ओरिजिनल टॉपिक की तरफ जाएं, वो था कि जो स्लीप इफेक्ट है या स्लीप कैसे इफेक्ट करती है एकेडमिक परफॉर्मेंस पे। तो ये जो लिटरेचर है या ये जो पेपर है ये हमारे टॉपिक से काफी ज्यादा रिलेटेड है, काफी ज्यादा ये एसोसिएट कर रहे हैं। अच्छा, एक और पेपर है, वो ये कहता है कि स्लीप क्वालिटी, ड्यूरेशन एंड कंसिस्टेंसी आर एसोसिएटेड विद बेटर एकेडमिक परफॉर्मेंस इन कॉलेज स्टूडेंट्स।
सो अब ये कौन से स्टूडेंट्स हैं? ये कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। अब इन्होंने स्लीप की क्वालिटी और ड्यूरेशन और कंसिस्टेंसी देखा है। यहाँ पे इन्होंने क्या देखा था? स्लीप ड्यूरेशन सिर्फ देखा था। ओके, यहाँ पे इन्होंने ज्यादा मजीद एक्स्ट्रा चीजें देखी हैं। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने 100 स्टूडेंट्स देखे जो कि कॉलेज के स्टूडेंट थे और केमिस्ट्री की क्लास के स्टूडेंट थे। उनमें से 88 वो थे जो कि पढ़ाई अपनी मुकम्मल कर चुके थे। अलाउइंग फॉर मल्टीपल स्लीप मेजर्स टू बी कोरिलेटेड इन क्लास परफॉर्मेंस, जबकि जैसा कि कैसी चीजें थी, क्विज थे, मिड टर्म एग्जामिनेशन था, उन पे उन्होंने देखा कि स्लीप के साथ इनका क्या रिलेशनशिप है। ओवरऑल बेटर क्वालिटी, लॉन्गर ड्यूरेशन, ग्रेटर कंसिस्टेंसी ऑफ स्लीप, जो लोगों ने बेहतर नींद ली, लंबी नींद, लंबी देर के लिए, ज्यादा देर के लिए सोए, और कंसिस्टेंट नींद थी, उनके सोने के पैटर्न जो थे वो कंसिस्टेंट थे। जिन लोगों ने ये फॉलो किया उसका क्या था, बेटर ग्रेड के साथ एसोसिएटेड था। लेकिन इनके केस में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं पाया। देयर वॉज नो रिलेशन इन स्लीप मेजर्स ऑन सिंगल नाइट बिफोर अ टेस्ट एंड टेस्ट परफॉर्मेंस। ओके, हल उनके केस में उन्होंने क्या फाइंड किया? स्लीप ड्यूरेशन एंड क्वालिटी ऑफ मंथ एंड द वीक बिफोर द टेस्ट कोरिलेटेड वाज विद बेटर ग्रेड्स। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने टेस्ट से हफ्ता या महीना पहले प्रॉपर नींद पूरी की, उनके केस में ग्रेड्स बेहतर थे। जिन्होंने एक रात नींद पहले पूरी ली, उनके केस में इनको कुछ ऐसा नहीं मिला। इनकी स्टडी में इन्होंने ये फाइंड नहीं किया। तो स्लीप मेजर्स अकाउंटेड फॉर नियरली 25% ऑफ वेरियंस ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस। स्लीप के ने 25% कंट्रीब्यूट किया। वेरियंस, वेरियंस क्या होती है? चेंज होना, कि एकेडमिक परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है या बुरी हो रही है। उसमें स्लीप ने ऑलमोस्ट 25% कंट्रीब्यूट किया, या जो स्लीप थी उसका 25% उसका इफेक्ट था। ओवरऑल ये जो फाइंडिंग है क्वांटिटेटिव है, ऑब्जेक्टिव है, बेटर क्वालिटी, लॉन्ग ड्यूरेशन, ये सारा कुछ इन्होंने फाइंड किया। अब इस स्टडी में अगर हम थोड़ा सा गौर करें, इसको अगर हम अपने टेबल पे मैप करने की कोशिश करें, स्टडी का नाम तो हमने ढूंढ लिया। इन्होंने क्या स्टडी किया स्पेसिफिकली? इन्होंने स्लीप की क्वालिटी, ड्यूरेशन और कंसिस्टेंसी स्टडी की। पिछली में उन्होंने क्या किया था? स्लीप की ड्यूरेशन और जो डे टाइम स्लीपनेस थी वो मेजर किया था। अच्छा, अब इन्होंने कौन से स्टूडेंट्स स्टडी किए? इन्होंने स्पेसिफिकली कॉलेज स्टूडेंट स्टडी किए। उन्होंने कौन से स्टूडेंट स्टडी किए थे? उन्होंने फार्मेसी के स्टूडेंट स्टडी किए थे। अच्छा, इनका क्या फाइंडिंग थी? इनकी मेन फाइंडिंग ये थी कि ज्यादा बेहतर और कंसिस्टेंट स्लीप जो है, जो यहाँ लिखा हुआ था, वो उनके बेसिकली लोगों बच्चों के ग्रेड्स पे अफेक्ट करती है। अब हमारे लिए ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हम भी यही टॉपिक रिसर्च कर रहे हैं। हमारा टॉपिक क्या था कि स्लीप जो है वो एकेडमिक परफॉर्मेंस पे कैसे अफेक्ट करती है। तो हमारे ये पता लगा कि जो बच्चे कंसिस्टेंट नींद पूरी करते हैं, कंसिस्टेंटली, एक दिन पहले नहीं बल्कि एक हफ्ता पहले या एक महीना पहले ही उन्होंने अपनी नींद कंसिस्टेंट रखी हुई है, उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बेहतर है। ओके, ये दूसरा पेपर हो गया। अब मैं तीसरा पेपर निकालता हूँ। तीसरे पेपर में क्या है जी? इम्पैक्ट ऑफ स्लीप ड्यूरेशन, क्वालिटी एंड क्रोनोटाइप ऑन लर्निंग एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। इस केस में क्रॉस सेक्शन स्टडी है अमंग फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स। अब इस केस में इन्होंने क्या निकाला जी? अब ये भी एक जर्नल है, ये एक लिखा हुआ है ओपन एक्सेस ओरिजिनल आर्टिकल। अच्छा, थोड़ा सा मैं आगे इसको मजीद कंटिन्यू करने से पहले बताना चाहूंगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, इनफैक्ट आजकल तो ज्यादा कल्चर यही है कि हम जो पब्लिश करें वो हर किसी को अवेलेबल हो। बट इन द पास्ट, एक अब इसे कह सकते हैं कि रिसर्च डोमेन में या रिसर्च कम्युनिटी में, इसको मैं पर्सनली एक कबाहत ही समझता हूँ कि मोस्टली जो लिटरेचर है वो आपको पैसे दे के मिलता है। पास्ट में ऐसा था, लेकिन अब लोग चेंज कर रहे हैं टुवर्ड्स ओपन एक्सेस, के हर किसी को हर किस्म का लिटरेचर अवेलेबल हो। आज से 5, 10, 15 साल पहले तक आपको या तो अपनी यूनिवर्सिटी की मेंबरशिप लेनी पड़ती थी या आपको खुद से इसकी मेंबरशिप लेनी पड़ती थी ताकि आप कोई रिसोर्स एक्सेस कर सके। वो मेंबरशिप सस्ती नहीं होती थी। एक पेपर लेने के लिए या एक मेंबरशिप आपको साल के 200, 300, 400, 500 डॉलर तक की पड़ जाती थी। तो तब थोड़ी जो रिसोर्सेज थी उनकी एक्सेस थोड़ी मुश्किल थी। अब रिसोर्सेज की एक्सेस जो है वो काफ़ी आसान होगी। तो ये कभी कभी आप देखेंगे कि कुछ जर्नल जो है वो ओपनली अवेलेबल हैं, कुछ आपको ओपनली अवेलेबल नहीं भी होंगे। अच्छा, उसमें फिर इस वाली स्टडी में स्पेसिफिकली इन्होंने क्या किया? इन्होंने वो लोग स्टडी किए कि जो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर, आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू स्लीप डिस्टर्बेंस। और इस केस में इन्होंने मेथड क्या लिया? डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हेल्थ वाज असेस्ड ऑफ 167, 167 फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट थे, जिनकी इन्होंने ये खास किस्म की जो मेजरमेंट्स थी स्लीप की वो मेजर की। इनके रिजल्ट्स क्या थे? रिजल्ट ये थे इनके, अगर हम उसको स्टैट्स को इग्नोर करके सिंपल अगर देखें
तो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट जो था कि देयर वाज नो कोरिलेशन बिटवीन एकेडमिक ग्रेड्स एंड क्रोनोटाइप वाज फाउंड. Poor GPA score was found to be associated with reduced mean sleep duration 1 week before. तो इन्होंने क्या किया जी कि जो जिनका जीपीए कम था उनकी हफ्ता पहले उन्होंने अपनी नींद प्रॉपर नहीं ली पूरी की, तो इसलिए ऐसे लोगों का मसला था. अब यही चीज अगर हम अपने टेबल पे जाके मैप करें तो हमारे टेबल में स्टडी का नाम तो आ गया. इन्होंने स्लीप क्वालिटी, ड्यूरेशन, क्रोनोटाइप और लर्निंग देखी. कौन से लोग थे इनके स्पेसिफिक? इनके फर्स्ट ईयर के मेडिकल स्टूडेंट थे. और इन्होंने उसमें स्पेसिफिकली क्या फाइंड किया? इन्होंने ये देखा कि जो पुअर स्लीप क्वालिटी है और जो ओवरऑल उनका अगर हफ्ता पहले या ओवरऑल उनकी अगर हैबिट्स नहीं सही तो उनके ग्रेड जो है वो बेहतर नहीं आएंगे. और हमारी स्टडी में ये क्यों ज़रूरी है? हमारी स्टडी में ये इसलिए ज़रूरी है कि हम जो टॉपिक सर्च कर रहे हैं कि लोगों का नींद का उन पे क्या इफेक्ट आता है, उसके लिए भी ये ज़रूरी है. अब आपने ये 3 चीज़ें फाइंड कर ली. ओके, अब इन 3 चीज़ों को अगर हम समराइज करने की कोशिश करें तो एक स्टडी हमें ये बताती है कि लोगों की जो परफॉर्मेंस है वो स्लीप ड्यूरेशन और स्लीपनेस पे डिपेंड करती है. दूसरी स्टडी हमें ये बताती है कि जो बेहतर स्लीप है वो लॉन्ग टर्म स्लीप ड्यूरेशन और कंसिस्टेंट स्लीप पैटर्न जो है वो लोगों के ओवरऑल ग्रेड्स को बेहतर करता है. तीसरी स्टडी ने हमें ये बताया कि जो लोग थे जो दिन में प्रॉपर सोते थे और जिन्होंने एक हफ्ता पहले अपनी नींद प्रॉपर पूरी की, उन्होंने हमें ये सारी चीज उनके बेस पे हमें पता लगा कि उनके जीपीएस जो थे वो बेहतर थे. ओवरऑल हमें क्या पता लगा कि जो बेहतर नींद है या जो बेहतर स्लीपिंग हैबिट्स हैं उन्होंने लोगों की एकेडमिक परफॉर्मेंस पे काफी इफेक्ट किया. जो जिनकी स्लीप हैबिट्स बेहतर थी उनकी परफॉर्मेंस पे काफी ज्यादा उन पे इफेक्ट किया. तो बेसिकली ऐसे हम 3 स्टडीज में से चीज 3 तो मैंने निकाली है. आपके पास जो भी स्टडीज हैं उनको आप उनमें उनको सिंथेसाइज करते हैं, उनमें से अपने काम की चीज निकालते हैं और फिर उसको आप यूज करते हैं. इसमें ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो पास्ट लिटरेचर है उसने हमें ये बताया कि जो स्लीपिंग हैबिट्स हैं वो लोगों की एकेडमिक परफॉर्मेंस पे काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट करते हैं या काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं. ओके, मैं देखूं कि हमारी प्रेजेंटेशन में और ऐसी कोई चीज़ है जो आने वाली है. मोस्टली होमवर्क ही है. ओके, आई थिंक दैट वाज द लेक्चर टुडे. उसामा, अगर आप प्लीज एक दफा कोहेरेंट करके एक पैसेज फॉर्म में तीनों को, जैसे अगर आपने रिव्यू में लिखना है, अब आपने अलग अलग समराइज तो कर दिया, लेकिन अगर आप लिखेंगे तो कैसे तीनों को कनेक्ट करेंगे और कैसे अपनी बात बयान करेंगे, अगर आप उसको उसको एक दफा बोल के बता दो. ओके, मैं बताने की कोशिश करता हूँ. वेयर आर द पेपर्स? देयर. ओके, सो हम ये कह सकते हैं फॉर एग्जांपल लिटरेचर रिव्यू पैराग्राफ क्या हो सकता है. हम ये कह सकते हैं कि स्लीप इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट मे इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस. हमने अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करा दिया. ठीक हो गया. एक सेंटेंस में टॉपिक इंट्रोड्यूस कराया कि स्लीप एक ऐसी चीज है, इट्स एन इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट स्टूडेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस. फर्स्ट स्टडी जो थी उनमें ऑथर्स का क्या नाम था? ऑथर, जो पहला ऑथर था जीक. बेसिकली ऑथर नंबर 1 जो होता है ही इज द प्राइमरी ऑथर मोस्ट ऑफ द टाइम. 1 और 2 फर्स्ट 2 जो ऑथर होते हैं दे आर द प्राइमरी ऑथर. तो जब भी हम किसी का नाम साइट करते हैं हम इन ऑथर्स का नाम लेके साइट करते हैं. अब जब इतने सारे ऑथर्स हैं तो हम सबका नाम तो नहीं डाल सकते, हम सिर्फ पहले का नाम डालते हैं और कहते हैं एट ऑल, इन सब ने. ओके, फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस कौन था पहला ऑथर? जीक एट ऑल ने क्या कहा? जीक एट ऑल लिखते हैं ऐसे करके. फॉर एग्जाम्पल मैं चैट में लिख देता हूँ जीक एट ऑल. उन्होंने क्या कहा? जीक एट ऑल ने कहा कि फाउंड दैट स्लीप ड्यूरेशन एंड डे टाइम स्लीपीनेस वर रिलेटेड टू एकेडमिक परफॉर्मेंस अमंग फार्मेसी स्टूडेंट्स. ये कह दिया जी जीक साहब ने. जीक साहब उनकी टीम ने ये बात कही. उसके बाद जो दूसरे हैं वो कौन है जी? ओकानो साहब है. ओकानो साहब ने क्या कहा जी? सिमिलरली ओकानो एट ऑल रिपोर्टेड दैट better sleep quality, longer sleep duration, and more consistent sleep patterns were associated with better grades among college students. Okay, agreed to that. उसके बाद जो तीसरी स्टडी उन्होंने क्या कहा? गुप्ता. इस स्टडी की जो
फर्स्ट मेन ऑथर है गुप्ता है, हमने कहा जी गुप्ता एट ऑल, उन्होंने क्या कहा जी, ऑल्सो फाउंड दैट पुअर स्लीप क्वालिटी एंड डे टाइम डिसफंक्शन नेगेटिवली अफेक्टेड लर्निंग एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। ओके, अब इन सबको अगर हम कनेक्ट करना चाहें, हम कैसे कनेक्ट करते हैं? अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि हमने इनको समराइज करने के बाद इनको कनेक्ट करना है। ओवरऑल these studies suggest that students sleep habit can play an important role in their learning and academic success। तो ये आपका काइंड ऑफ एक लिटरेचर पैराग्राफ बन गया। अभी मैंने इसको अपने जो रिसर्च क्वेश्चन, क्योंकि हमारे अब जब डिफाइन नहीं हुए थे, अभी सर एक रिसर्च टॉपिक था, मैंने उससे रिलेट किया है, लेकिन जब आप उसमें बात करेंगे तो हम ये भी देखना चाहेंगे कि लोगों ने किस एरिया में बात नहीं की। अभी हमने सिर्फ इन स्टडीज को समराइज किया है और इनको आपस में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, क्या राइट वर्डिंग्स, क्या राइट वर्ड्स यूज कर सकते हैं इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए। तो वो हमने यहाँ पे बेसिकली स्टाफ समराइज करते हैं। ओके, एनीथिंग एल्स? आई थिंक दैट वाज प्रीटी मच इट। अब आप लोगों के जो टॉपिक्स थे उन पे हम वर्क करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर आपने कुछ ऐड करना है या किसी का कोई सवाल है? एक क्वेश्चन यहाँ पोस्ट हुआ था, क्या क्वेश्चन था जी? If there has not been work done on such gap, then where can we find the sources to gather info to figure out the solution? That's where your methods come in। यहाँ पे जाके फिर आपका मेथड काम करता है, यहाँ पे अपना मेथड डेवलप करते हैं, या मेथड आपको यूज करने की कोशिश करते हैं, या डेटा गैदर करते हैं और फिर उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। रिमशा, इस बात की समझ आई आपको? जी, क्वेश्चन मजीद लेते हैं। सोबिया ने पहले हैंड केस किया जी, सोबिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ये सवाल है कि रिसर्च पेपर्स तो देखे हैं, बहुत अच्छे आप लोगों ने समझाए अल्हम्दुलिल्लाह। बुक्स के बारे में क्या ख्याल है, अगर वो कितना कितना रिलायबल और कितना वो एक्सेप्टेबल होता है एज अ सोर्स के तौर पे, कि बुक्स में अगर किसी जैसे एक साइकोलॉजिस्ट ने 15 साल का एक्सपीरियंस उसमें लिखा है कि जो भी मेरी थीसिस है वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है, वो उसको और ज़्यादा उसको लोग उसको ऑथेंटिक लेंगे? असल में बुक पे डिपेंड करता है कि बुक के ऑथर्स कौन है। ऑथर पे बुक बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर ऑथर्स जो हैं वो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं, वो डोमेन के आप ये कह सकते हैं कि उनके पास डोमेन नॉलेज ज़्यादा है, तो ऑफ कोर्स उनकी जो बुक्स होती हैं वो उसमें बेसिकली फिर हम उस पर रिलाई कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली बुक्स में क्या होता है, बुक्स में जो नॉर्म होती है, मिसाल के तौर पर 2+2=4, ये ऐसी चीज़ है जो कि जिसपे इतनी दफ़ा काम हो चुका है कि लोग अब उस चीज़ को मजीद रिसर्च की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ पे। तो इस केस में आप ऑफ कोर्स बुक्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ स्वीडन में भी अपने थीसिस लिखा था, उसमें तो उसमें मेरी जो टीचर थी, इंस्ट्रक्टर थी, उन्होंने कहा कि रिसर्च पेपर ही रिलायबल है। हालांकि ये बुक जिन्होंने लिखी थी उनका 15 साल का उसी टॉपिक पे एक्सपीरियंस था, वो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर थे। वो कह लेंगे इन्हें निकाल दें, आप इन्हीं ऑथर के रिसर्च पेपर्स आप लेकर आए। हालांकि बुक में बहुत अच्छा मटेरियल उन्होंने अपने 15-20 साल के तजर्बे से दिया हुआ था। आपकी इसमें क्या राय है? उस केस में हम उस पर इसलिए रिलाई नहीं कर सकते कि वो उनका एक्सपीरियंस था। इट इज सब्जेक्टिव, इट इज नॉट ऑब्जेक्टिव। वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसमें उनके अलावा किसी और ने उस चीज को प्रूव नहीं किया, उनके अलावा किसी और ने उस चीज के बारे में एविडेंस नहीं पेश किया। वो सिर्फ उनका अपना अपना ओपिनियन था या अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था। तो हम सब्जेक्टिव चीजों को आमतौर पर रिसर्च में बहुत रेयरली इंक्लूड करना चाहते हैं। एक्चुअली जी। मैं इसमें ऐड करूंगी, जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, बुक का जो पब्लिकेशन प्रोसेस है ना, इट्स डिफरेंट देन अ जर्नल पेपर। अगर मैंने कोई किताब लिखी है तो मुझे सिर्फ एक पब्लिशिंग कंपनी चाहिए जो उसको पब्लिश करने के लिए तैयार हो, लेकिन कोई स्क्रूटनी नहीं है, कोई और उसको वैलिडेट नहीं करता, कोई चेक नहीं करता। तो जब आप सीरियस काम पब्लिश करते हैं तो रिसर्च पेपर इसलिए क्योंकि उसका पीयर रिव्यू प्रोसेस है और उसकी प्रॉपर एक मेंटेनेंस होती है, रिसर्चर्स की प्रोफाइल मेंटेन होती है, जर्नल्स की क्रेडिबिलिटी मेंटेन होती है। इवन जैसे आज प्लेजरिज्म आप लोगों ने पढ़ा, जो लोग प्लेजराइज करते हैं वो रिसर्च कम्युनिटी में देयर इज़ अ वेबसाइट जो डिफरेंट जो लोग पब्लिश करते हैं उसमें ब्लैक लिस्ट कर दिए जाते हैं लोग कि जी इन लोगों के नाम के साथ प्लेजरिज्म या इन्होंने ऐसा पेपर सबमिट कराने की कोशिश की है जिसमें प्लेजरिज्म था।
तो दे मेंटेन दिस क्वालिटी, जबकि बुक में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इट डजंट मीन कि सारी बुक्स ख़राब हैं, लेकिन चूंकि बुक्स के लिए कोई सेंट्रल बॉडीज ऐसी नहीं है जो इस तरह की क्रेडिबिलिटी, आपको पता है कोई भी अमेजोन पे अपनी किताब आप सेल्फ पब्लिशिंग भी है कि आप अमेजोन पे पब्लिश कर लो, आप किसी पब्लिशर को दे के पब्लिश कर लो, तो उस वजह से एक तो बुक्स की रिलायबिलिटी कम हो जाती है। फिर उसमें कुछ टेक्स्ट बुक्स आती हैं जो एक सर्टेन कैटेगरी है, उसमें से आप बिल्कुल बेस डेफिनेशन के, जैसे अगर आपका ईएम पे था, रेडिएशंस पे था ना? जी 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 हाँ, तो जैसे अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती क्या है, आपने उसकी डेफिनेशन देनी है, तो वहाँ पे आप बुक रेफर कर सकती हैं। इट्स अ वेरी टेक्स्ट बुक सिचुएशन। लेकिन जब आपने लिटरेचर रिव्यू करना है तो वो रिसर्च से होगा, बिकॉज इट्स पीयर रिव्यूड, और ये कि बहुत सारी जो रीसेंट चीज़ें हैं वो सिर्फ पेपर्स में ही एग्जिस्ट करती हैं। बुक्स की जो पब्लिकेशन है वो थोड़ा ऑथर उस टाइम करते हैं, जैसे आपने कहा उनका 15 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन जैसे उन्होंने कोई नई चीज़ की तो वो पहले पेपर पब्लिश करेंगे, बिकॉज दे वांट टू सिक्योर कि बेसिकली वो आइडिया अपने नाम के साथ एसोसिएट करना, तो पेपर इज़ द फर्स्ट थिंग। फिर शायद उन्होंने अपने पेपर लिखे, उन्हें मिला के इवेंचुअली एक किताब भी लिख दी हो। तो एक तो रिसर्च रीसेंट होती है, दूसरा उसको जिस तरह चेक किया जाता है, जिस तरह वो मेंटेन होती है, इट्स वेरी डिफरेंट देन एनीथिंग एल्स। तो आप जब सीरियस काम करेंगे तो पेपर ही रेफर करेंगे। कहीं कहीं एक्सेप्शन आती है बुक्स की, वही जैसे मैंने बताया फॉर डेफिनेशंस, फॉर समथिंग वेरी बेसिक, तो फिर वहाँ पे आप बुक्स रेफर कर सकते हैं। जैसे मैंने अपनी 2-3 बुक्स रखी हुई हैं कि मैं पढ़ूंगी इंशाल्लाह इसमें। अगर जैसे एक बुक है कि उन्होंने वो बताया हुआ है कि इसी रेडिएशंस का असर इतने अरसे में मैंने देखा एक बच्चे पे, उन्होंने वो जैसे एक्सपेरिमेंट से जैसे किए हुए हैं। 15 साल हम्म। पहले उस बच्चे से मिला था, फिर जब वो इतना एक्सपोज्ड रहा इन मीडिया को, और तो फिर मैंने उसका देखा उसकी क्या स्टेटस रही, यानी वो एक्सपेरिमेंट्स की एक फॉर्म है, तो वो भी रिलायबल नहीं होगी। उन्होंने पब्लिश किया उसे कहीं? नहीं, किताब है, अभी जितनी मुझे नहीं पता, पेपर पब्लिश मैंने उनका ढूंढा नहीं, अगर तो मेरे पास उन्होंने किताब देखे, है अब उनकी। फॉर एग्जांपल उन्होंने ये बच्चे को फॉलो अप किया, अब अगर वो इसको पेपर पब्लिश कराएंगे तो वो ये पूरा पेपर लिखेंगे अपना, उन्होंने कैसे ऑब्जर्व किया उसका मेथड बताएंगे, फिर साइकोलॉजी ही की फील्ड का कोई इंसान जो है वो उसको पढ़ेगा और फिर बताएगा कि इसके मेथड में कोई फ्लॉ तो नहीं। अब आपका प्रोसेस जो है, तो फिर जब वो सामने आएगा दैट्स अ रिसर्च पेपर। और जी एक बुक में एक एक्सपीरियंस उन्होंने बेसिकली शेयर किया कि मैं इतने अरसे बाद उससे मिला, इन हम्म दोनों की जो वर्थ है एकेडमिकली वो बहुत डिफरेंट है। बिल्कुल समझ आ तो गया। आप बुक्स बिल्कुल अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक फील्ड को समझने के लिए आप जितनी मर्जी बुक्स पढ़ें, लेकिन जब आप साइटेशन करेंगी, क्योंकि अगर आपने अपना काम, फॉर एग्जांपल अब आप इस स्टेज पे हैं कि आपने अपना काम कर लिया, आपने ईएम की रिसर्च पे जो भी करना था, अब आपने वो काम खत्म कर लिया है, अब आपने दूसरों के सामने अपना काम प्रेजेंट करना है, तो आप सीरियस वर्क उसमें साइट करेंगी ताकि लोग आपके काम को भी सीरियस लें कि हाँ इस बंदी ने ये सारा कुछ किया है और इसने अपने इरा के जो लोग हैं जो सिमिलर टॉपिक्स पे काम कर रहे हैं उनको पहले पढ़ा है, उनको अंडरस्टैंड किया है, उनके साथ अपने आप को रिलेट किया कि इन्होंने ये काम किया लेकिन उसमें ये मसला था तो मैं इसलिए इसको एड्रेस कर रही हूँ। तो अगर आप रीसेंट पेपर टैग नहीं करेंगी और सिर्फ इस तरह पर्सनल एक्सपीरियंस लिखेंगी तो आपका काम, आपको लगता है कि वो एक सीरियस काम कंसिडर होगा? नहीं, मुझे समझ आ गया बिल्कुल उसका डिफरेंस ना, तो बस बिल्कुल। ये डिफरेंस होता है। तो फिर कोट बिल्कुल बुक्स सिर्फ अपने शौक के लिए पढ़ें, बिल्कुल कोट नहीं कर सकते हैं उनके लिटरेचर को, बुक्स को, नहीं, इस रिलायबल तरह नहीं है की वो। चीज नहीं कर सकते। कोई बेसिक डेफिनेशन है जैसे ईएम रेडिएशंस जी क्या होती हैं, उसके लिए आपने कोई जी बुक कोट करनी है तो कर दें, बट नहीं फॉर द स्टडीज अफेक्ट्स और इम्पैक्ट्स। और मोस्टली जो ऑथर्स हैं, जो सीरियस ऑथर हैं, वो चाहे किताबें लिखें लेकिन उनके पेपर भी होते हैं साथ में, जी तो आप फिर उन्हीं मिल के गए पेपर थे, ढूंढ के वो पेपर रेफर कर दें। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बेसिकली बुक्स में जो वेल एस्टेब्लिश चीजें होती हैं ना, आमतौर पे वो लिखी जाती हैं, जो जिन्हें आप कहते हैं टेक्स्ट बुक कहते हैं, जिन्हें आप रिलायबल बुक कहते हैं, उनमें जो जी टेक्स्ट वेल एस्टेब्लिश चीजें हैं जिन पे मजीद रिसर्च की जरूरत नहीं है, के बारे में लोग कोई डाउट नहीं करते, बेसिकली वो चीजें टेक्स्ट बुक में होती है, तो उस केस में आप टेक्स्ट बुक का रेफर कर सकते हम्म, शुक्रिया। अच्छा, शाजिया का क्वेश्चन है आई थिंक। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा वालेकुम दो अस्सलाम। सवाल है। एक तो ये कि समरी वर्सेस रिव्यू जो आज समझाया गया ना, वो मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, उसको दोबारा समझा दें अगर समझा सके। और एक वो जो कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स में था, एक पॉइंट था ना कि लिस्ट विदाउट कनेक्शन, ये एक उसका कनेक्शन का क्या मतलब था, मुझे ये दो चीज समझ नहीं आई। ओके, उसामा कैन आई आंसर और डू यू हैं। वांट श्योर टू? श्योर यू कैन।
if I will ओके, need. सो बेसिकली समरी जब आप लिखते हैं ना, दैट्स आइसोलेटेड, कि अगर आपके पास आपने 10 पेपर पढ़े हैं, पहले पेपर 1 उसकी मतलब 4 सफ़ों का पेपर था, 100 सफ़ों का पेपर था, आपने एक पैराग्राफ में लिखा कि पेपर 1 में ये बात हुई है। फिर दूसरा पेपर उठाया, उसको समराइज किया, आपने हेडिंग दी पेपर 2 में ये बात हुई है। ये समरीज हैं। अब ये इंडिविजुअल पेपर की, ये दे आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। जब आपने रिव्यू करना है तो आपने एक ऐसा कोहरेंट, लाइक अ मूवी, लाइक अ स्टोरी, आपने उन 10 समरीज को जो आपने अलग अलग पैराग्राफ दिए हैं, उनको कनेक्ट करना है। और उनको कनेक्ट करने के बाद जो आपके पास आएगा, दैट्स अ रिव्यू। दैट्स द फर्स्ट डिफरेंस। ये क्लियर है? अच्छा, यानी कि जो मैंने समरी सब सारी पेपर्स की लिखी है, हम्म, उनको आपस में फिर कनेक्ट करना है, इसका मतलब ये बिल्कुल। रिपीट। उसमें आपने जैसे भी सामान्य एंड पे एग्जांपल दी कि 3 आपने स्टडीज पढ़ी हैं, तीनों को अगर आप इंडिविजुअली समराइज करें तो दैट्स जस्ट द समरी ऑफ ईच पेपर। लेकिन ठीक अगर है। आप इस तरह लिखें कि पेपर ए में जो हैं, उन्होंने फार्मेसी के स्टूडेंट के साथ अपनी स्टडी कंडक्ट की, और उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि जो लोग एग्जाम से एक रात पहले अच्छा सोए थे, तो उनके रिजल्ट्स इतने % इम्प्रूव हुए। सिमिलरली, अब ये सिमिलरली का वर्ड है जो वो ए को बी से कनेक्ट कर रहा है। सिमिलरली पेपर बी वालों ने यही एक सिमिलर एक्सपेरिमेंट जो है वो केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के साथ किए, लेकिन उन्होंने एक रात का फर्क तो नहीं पाया, बट दे से कि जो कंसिस्टेंटली 1 हफ्ते या 1 महीने से अच्छी स्लीप पे थे, तो डेफिनेटली उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस उन्हें अच्छी लगी। अब ये दोनों पेपर एक दूसरे के साथ, लाइक अ पजल, जैसे सामान्य पजल की एग्जांपल दी थी, नो यू आर फिटिंग द पीसेस टुगेदर, और ये जो आइडियाज को लिंक करना है, इसी को कनेक्शन। आपके दोनों सवाल एक्चुअली सेम बात के बारे में ही थे कि इफ दीज कनेक्शंस आर मिसिंग, और आपने बस ये कह दिया कि पेपर ए ने ये कहा, पेपर बी ने ये कहा, पेपर सी ने ये कहा, और आपने उसमें से एक स्टोरी नहीं बनाई, देन इट्स नॉट अ रिव्यू, इट्स जस्ट द समरी ऑफ 10 डिफरेंट पेपर्स। आप ये इमेजिन कर सकती हैं कि जो हमने टेबल की बात की थी ना, टेबल बनाया है, आपने सिर्फ टेबल बना दिया, लेकिन उस टेबल में से आपने कोई एक स्टोरी नहीं बनाई, उस टेबल में से आपने एक सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस नहीं बनाया जो कि आपकी सारे लिटरेचर को समराइज कर रहा है, या उसमें से एक उसकी कहानी बना रहे हैं। नॉर्मली जब हम रिसर्च में चीज़ें लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं जैसे हम अपनी कोई कहानी सुना रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं लोगों के लिए, ताकि लोगों को कहानी सुनने में आसानी होती है। तो उनको बुलेट पॉइंट्स दे देंगे या उनको आप लिखी हुई लाइनें दे देंगे तो वो उनके लिए समझना आमतौर पर मुश्किल होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया मुझे। जजाक। जी बदर। Can you hear me? Yep. Okay. Sama bhai, I have two questions. Question one is about the disagreements in the literature. What factors could be applied that it becomes a disagreement in the literature? Could it be due to the methodology or the context or the theory behind it? Number two, if the dominant conclusion in a literature they are incorrect, but they are regarded very high in a lot of places. What can we do about that? ओके, पहला सवाल आपका था कि जो जो disagreement के factors हैं, why do they like? Is वो it क्यों due to the एग्जिस्ट, methodology or the context or the theory behind नॉट it? जस्ट मेथोडोलॉजी, इट कैन बी कि आपने डेटा जो गैदर किया है, उस डेटा, वो डेटा कहाँ पे गैदर किया गया, फिर उस Okay, डेटा में वेरिएबल्स थे, कौन से वेरिएबल्स यूज किए गए, और थर्डली ऑफ कोर्स मेथोडोलॉजी भी होती है कि मेथोडोलॉजी से आपके कभी कभी डिसएग्रीमेंट्स आ सकते हैं। थर्ड okay, फोर्थली ये होता है कि कभी आप किसी ऐसी थ्योरी पे काम कर रहे होते हैं या किसी थ्योरी को आप साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं जिसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा एविडेंस वो एक थ्योरी की फॉर्म में है, या फिर उसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसमें तो है, लेकिन आप उसका प्रैक्टिकली कोई एविडेंस आप नहीं ले सके, तो उस केस में फिर लोगों के डिसएग्रीमेंट्स आ जाते हैं। क्योंकि थ्योरी में तो okay, आप डिफरेंट मैथमेटिकल इक्वेशन हो सकती है, कोई उसमें एक वेरिएबल इंड्यूस कर देगा, कोई एक वेरिएबल निकाल देगा, तो उस केस hmm, में फिर डिसएग्रीमेंट्स आ जाते हैं। अब जहां तक right, आपकी बात रही कि एक जो बहुत कोई ऑलरेडी एस्टेब्लिश नॉर्म है जो कि आपको लगता है, हम ये इतना बड़ा क्लेम नहीं कर सकते कि वो गलत है। जो okay, आपका दूसरा क्वेश्चन था उसमें आप ये कहते हैं ना कि गलत नॉर्म कोई बन गई है। पहली बात तो ये है कि yeah, हम इस बात को क्लेम करना कि ये वाकई ही गलत नॉर्म है, यू नीड hmm, बिग एविडेंसेस फॉर दैट। आपको बड़े एविडेंस चाहिए, और फिर जब आपके okay, पास बड़े एविडेंस कैसे होंगे, आपका जो डेटा है
आपने जो कोलैबोरेशंस आपकी हैं, जिन साइंटिस्ट के साथ मिल के आपने काम किया है या जो आपने मेथड यूज़ किया है, उसमें वो कैसे थे। और उसके बाद जब आपने उसको डिबंक करना है, तो जितना बड़ा क्लेम होगा, अगर आपको लगता है कि आप उसको एक्चुअल में कर सकते हैं, तो आपको उतना बड़ा जर्नल टारगेट करना पड़ेगा। और जब बड़ा जर्नल टारगेट करेंगे तो वो हम्म, ऑटोमेटिकली वो एविडेंसेस मांगेगा जो कि उस बड़े क्लेम को नलीफाई कर सकते हैं, उस बड़े बड़े क्लेम को अपोज कर सकते right. Can I ask one other question? हैं। जी जी, पूछिए। Okay. So, the findings from the literature, do they apply equally across different context or population? या नो, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज जिसका हमने भी आज लिटरेचर रिव्यू पढ़ा, उसमें Uh-huh. एक जो एक पॉपुलेशन थी वो फार्मेसी स्टूडेंट्स थे, दूसरी Okay. पॉपुलेशन थी वो कॉलेज स्टूडेंट्स थे, तीसरी Uh, पॉपुलेशन थी वो फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स थे। तो जो फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स की जो फाइंडिंग है, अनलेस एंड अनटिल हम उनको एक्सप्लिसिटली फार्मेसी स्टूडेंट्स में प्रूफ ना कर लें, तब तक हम hmm. ये नहीं कह सकते कि वो फाइंडिंग्स फार्मेसी स्टूडेंट्स में भी ट्रू होगी। Okay. Okay. Let's say normally I sleep for 4 hours. Okay. It's been a routine for me for a very long time. I don't ओके, feel any dizziness while I'm awake. Once maybe in a day, but not all the time. So does that apply on me as well if I fall into that case study? Because I can work very efficiently with that routine. So it doesn't apply on me, right? इट कैन बी, असल में इसको हम ये कह सकते हैं कि इट डिपेंड करता है कि आपकी रूटीन क्या है। आप कह रहे हैं कि आपकी जो आप स्टूडेंट हैं या एक आप जॉब कर रहे हैं, क्या आपका बैकग्राउंड है? जी मैं प्रोफेशनल हूँ। आप प्रोफेशनल हैं। या कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि जो आपके डे टू डे काम हैं, या वो आप उनके इतने आदी हो चुके हैं या आप उनके इतने यूज टू हो चुके हैं कि आपकी नींद पूरी होना या ना होना उन पे इफेक्ट नहीं करेगा। ओके आपकी नींद पूरी ना होने का इफेक्ट मे भी ऐसी चीज पे आ सकता है जो आप रेगुलरली ना करते हो, जैसे कि एकेडमिक्स, आपको कोई एग्जाम प्रिपेयर करना पड़ता है या आपको कोई टेस्ट देना या पड़ता है। उस ओके केस में अगर आपकी नींद ना पूरी हुई हो, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि आप जो अनयूजुअल काम कर रहे हैं उस पर कैसे इफेक्ट आ रहा है। Which even if there is a settled pattern already, then it's not gonna be affected, right? So if there is या something वो comes out वो of nowhere, ये स्टडी से रिलेटेड नहीं है ना, वो जो हमने आज जो एग्जांपल right? देखी है, उस इट इज नॉट इन दैट डोमेन। Okay. Jazakallah khair. एड समथिंग, बारकल्लाह। Jazakallah. बेसिकली देयर आर मल्टीपल स्लीप स्टडीज। वो फिर सिर्फ हम इन तीन को देख के तो ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि हाउ वेल आर यू डूइंग, या आपकी परफॉर्मेंस जो है वो कितनी अच्छी है या कितनी अच्छी नहीं है, बिकॉज देयर आर लाइक इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टडीज नाउ विद जो इस्टेब्लिश करती हैं कि हाउ स्लीप, जो 4 आवर स्लीप है मेडिकली इट्स नॉट गुड इनफ, और वो उसको यही साबित करती हैं। तो आप उसमें देखेंगे कि आर देयर एनी स्टडीज़ जो आपके पर्टिकुलर सिनेरियो पे, जैसे सामा ने आइडेंटिफाई किया कि कॉलेज के लिए जो ब्रेन का सेक्शन आपको चाहिए या जिस तरह की ब्रेन एक्टिविटी चाहिए, इट्स वेरी डिफरेंट देन अ जॉब जिसमें शायद आप पिछले 10 सालों से हैं एंड यू डू योर डे टू डे वर्क जिसमें आपका ब्रेन बहुत ट्रेंड है। सो ऑफ कोर्स देर इज़ अ डिफरेंस। आप ये 3 स्टडीज़ अपने पे अप्लाई नहीं कर सकते, बट आई एम श्योर देर आर प्लेंटी ऑफ अदर स्टडीज़। तो अगर आप इसको वाकई समझना चाहते हैं देन यू हैव टू ओपन देम अप एंड देन इसके बारे में फिर आप देखेंगे और फिर कंक्लूड करेंगे। Barakallah fi. Usama bhai, I'm working on a proposal of mine based on the topic I discussed earlier in this modern meeting, understanding the modern power structures. There are some areas that I'm putting it together, and inshallah I'll share it soon with you. I'm working on it already, so I hope it won't take that much long. सॉरी, मैं म्यूट था। श्योर, इंशाल्लाह आप शेयर करें, उस पर हम इंशाल्लाह वी कैन डिस्कस। और अच्छा, मगर क्वेश्चन से पहले रिमशा, आपका क्वेश्चन आंसर हुआ? आपको वैसे किसी सवाल ये था मैं कि एक मिनट, सॉरी रिमशा, आई थिंक अगर माइक पे आ जाए तो आसान हो जाएगा इफ शी कैन। ठीक है, रिमशा आप अनम्यूट कर सकती हैं? रिमशा से चलेगी मीटिंग में। रिमशा इज इन द मीटिंग बट आई डोंट नो इफ शी कैन। इट्स ओके इफ शी कैन नॉट।
वो कह रही ठीक पॉसिबल नहीं। ठीक है, आप तो जवाब दे दें या फिर उस्मा का क्वेश्चन दें। रिमशा, आपका जवाब बेसिकली यही है कि हम रिसर्च तो कर ही इसीलिए रहे हैं कि वी वांट के देयर आर सम गैप्स और हम उन गैप्स का आंसर हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ डूइंग रिसर्च। अगर तो गैप है तो दैट्स समथिंग टू बी हैप्पी अबाउट कि ओ वी हैव आइडेंटिफाइड द गैप एंड नाउ आवर रिसर्च इज वैलिड। अब पता चल गया कि हमारी रिसर्च की क्या सिग्निफिकेंस है, क्योंकि ये काम अभी तक किसी ने नहीं किया। सो गैप आइडेंटिफाई करना इज अ गुड थिंग। गैप मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा तो फिर आपका काम तो ऑलरेडी हुआ हुआ है। देन यू नीड टू चेंज योर रिसर्च क्वेश्चन कि अब आप कोई ऐसा रिसर्च क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं जो किसी ने नहीं किया। डज दैट मेक सेंस? ओके। असल में उनका ये भी ओके, चलो ठीक हो, गॉट हर आंसर। दूसरा, आयशा ने क्वेश्चन किया है इंग्लिश को लेके। वो थे मेरा ख्याल है आपने जवाब दे दिया है कि बेसिकली आपने कोई ट्रांसलेटर आपको यूज़ करना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि जब आप पढ़ते हैं एक डोमेन, जैसे मैं लास्ट टाइम भी कही थी, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए लैंग्वेज आसान होना शुरू हो जाती है। शुरू में मुश्किल लगता है। मुझे नहीं पता आज आपने पेपर जब उसामा के साथ पढ़े और उस दिन मेरे साथ पढ़े थे तो दोनों में आपको फ़र्क फील हुआ है कि नहीं। बट आहिस्ता आहिस्ता आप कोई भी चीज़ से अपने आप को एक्सपोज करते हैं तो वो नेचुरली आसान होना शुरू हो जाती है। तो शुरू में पेपर मुश्किल ही लगता है, चाहे वो आपको इंग्लिश की वजह से लगे या किस वजह से भी लगे, लेकिन फिर टर्मिनोलॉजी के आप आदी हो जाते हैं और फिर आप इसलिए अपनी एक नीश या एक डोमेन में काम करना शुरू करें। टॉपिक बहुत ज़्यादा स्विच ना करें, स्पेशली जब आप ट्रेनिंग फेज में हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। अच्छा, उज़मा का क्वेश्चन है, से पहले मैं थोड़ी सी फीडबैक होमवर्क पे देना चाहती हूँ। जिन लोगों ने मुझे होमवर्क भेजा था वो तो खैर काफ़ी, तो आपको खुद ही समझ आ गई होगी कि मोस्टली लोगों ने या तो बिल्कुल अभी तक सोर्सेज आइडेंटिफाई ही नहीं किए और लिटरेचर जो है वो मौजूद नहीं है। तो इसलिए वो होमवर्क अभी की क्लास के लिए रेलिवेंट नहीं है। उज़मा ने कुछ सोर्सेज भेजे थे, साइटेशन, टाइटल वगैरह, एवरीथिंग वाज देयर। लेकिन उज़मा उसमें से अब आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि वो कैसे कनेक्टेड है और कैसे आपके टॉपिक से नहीं कनेक्टेड, क्योंकि जो टाइटल्स देखे उसमें से कुछ टाइटल बहुत जेनेरिक थे। आपका केस स्पेसिफिकली था जो रिटायरमेंट या जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उस एज ग्रुप की ख़वातीन का। लेकिन मोस्ट ऑफ द पेपर्स जो आपने शेयर किए हैं वो थे जो जेनेरिक थे। लाइक उसमें एज ग्रुप की कोई टाइटल पढ़ के कम से कम नहीं समझ में आ रही थी। और अगर आपको कोई ऐसा पेपर नहीं मिल रहा जो आपकी टारगेटेड एज ग्रुप को टारगेट कर रहा है, देन दिस इज़ द गैप। तो फिर आप अपना टॉपिक जस्टिफाई करेंगी कि जेनेरिकली तो औरतों को स्टडी किया गया है और उनके मसले रिलीजियस कल्चर में, और लेकिन ये है कि इस एज ग्रुप के जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, दे डोंट इवन हैव दोज डे टू डे हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो फिर क्या होता है और फिर उनकी मेंटल हेल्थ क्या है, इस पे हमें कोई काम नहीं मिला और इस पे हम काम करना चाहते हैं। जी उज़मा, आप माइक पे आ जाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। और जी वालेकुम मुझे ना अस्सलाम। एक्चुअली पाकिस्तान के हवाले से ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिली, ना कोई पाकिस्तानी का कोई ऐसा पेपर मिला है कि वो उन्होंने कुछ इसके ऊपर काम किया हो। और तो इसलिए मुझे फिर जिस तरह समझ आया, मैंने जो वो इंडिया का मैंने स्पेशली दिया है कि जाहिर है वो हमारे से ज़्यादा करीब है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी हाउस होल्ड डिफरेंट होता है इंडिया से काफ़ी। बिल्कुल, तो ये आपका रिसर्च गैप है। जैसे मैंने रिमशा को कहा, जब आपको गैप मिल जाए तो दैट्स अ गुड न्यूज़। तो आप अच्छा। एक दफ़ा दोबारा उसे अच्छे से गूगल स्कॉलर पर सर्च करें कि आपने कोई पेपर मिस तो नहीं कर दिया। मेक श्योर करें कि वाकई कोई एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर जो आपको मिले आप उनकी समरी लिखेंगे और एंड पे लिखेंगी, हाउएवर वी कुडंट फाइंड एनी स्टडी एंड देयर इज़ नो स्टडी वेयर these effects were assessed for the Pakistani women in a traditional Pakistani household। और फिर ये आपका रिसर्च बन जाएगा। बेसिकली लिटरेचर रिव्यू से फिर आपका गैप आइडेंटिफाई हो जाएगा और आपकी रिसर्च की इम्पोर्टेंस भी बन जाएगी इससे। जो ये इसके बारे में एक सवाल मैं पूछना चाह रही थी कि जी आप जी। जो ये यूजफुल सेंटेंसेस बताए हैं जिनसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर सर ने कहा है कि ये स्टोरी की तरह आपने लिखना है, तो मुझे इसमें कुछ समझाएं कि ये स्टोरी में हम इसकी थीम कैसे बनाएं, इसको स्टोरी कैसे बनाएं, या किसी औरत की या किसी की स्टोरी में डालूं, मतलब। नहीं 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 नहीं, जैसे आप देखती हैं ना, मूवी देखती हैं या ड्रामा देखती हैं, पहले बात शुरू होती है एक तरह से, वो आपको सीन से इंट्रोड्यूस कराते हैं कि घर में कौन लोग हैं, जो मेन करेक्टर्स हैं उनकी क्या लाइफ है,
फिर वो दिखाते हैं कि उनको मसले क्या हैं, और फिर वो उन मसलों को मतलब पीक पे लेके जाते हैं, क्लाइमेक्स बनाते हैं, और फिर उसका सोल्यूशन या उसका आउटकम, ये एक स्टोरी एक चेन की तरह फॉलो करती है ना। बिल्कुल ऐसे ही आपने रिव्यू लिखना है। पहले आपने अपना मेन जो मुद्दा है वो आपने इंट्रोड्यूस कराना है कि आपका टॉपिक है क्या। क्या आपने कहना है कि खवातीन जो जनरली इस एज में पहुंचती हैं तो उनको डिप्रेशन के और ये वाले मसले भर भर जाते हैं। और अगेन आप साइट करेंगे, आप अपनी तरफ से नहीं बताएंगे, आपको जो भी कोई पेपर मिले आप लिखेंगे कि वो भर जाते हैं, ये पहली बात होगी। फिर आप उसमें इस्टेब्लिश करेंगी कि उसमें से इस स्टडी ने ये ढूंढा कि इतने परसेंट खवातीन को ये मसला है, उन्होंने ये मेथड यूज़ किया, उस स्टडी बी ने जो है बिल्कुल ऐसे ही रिजल्ट उन्हें भी मिले, और फिर स्टडी सी को बेसिकली आपने अपना पूरा एक सिनेरियो सेट कर दिया। तो रिसर्च पेपर अब आपका एक तरह स्टोरी बननी शुरू होगी, इसको हम स्टोरी कह रहे हैं। फिर आपने बताया कि लेकिन इन सारी स्टडीज़ में से ऐसी कोई स्टडी मौजूद नहीं है जो स्पेशली पाकिस्तानी खवातीन को और इस एज ग्रुप को स्टडी करे, इसलिए हम ये वाली स्टडी करने जा रहे हैं। तो अब ये एक स्टोरी की तरह एक फ्लो में आपने बात की है। जी। तो ठीक हो यानी ये क्या? जो सेंटेंसेस आपने ये बताए हैं जिनसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये जरूरी है बीच में डालने कि हमने वन स्टडी फाउंड दैट अनदर सोर्स सजेस्ट दैट, यानी कि हमने आपस में एक तरह तो काबिली जायजा लिया ना 3-4 पेपर्स का। बिल्कुल, दैट्स द राइट वर्ड। हाँ, तो आप जुमले जो मर्जी यूज करें, ये बेसिकली आप लोगों को एक आइडिया देने के लिए। बाद दफा बंदा स्टक हो जाता है कि हम क्या वोकेबलरी यूज करें, तो बिल्कुल आप तकाबली जायजा जो वर्ड है ना, दैट्स द राइट वर्ड, कि आप उसको ऐसे कनेक्ट करेंगे। और वो जैसे मैंने पहले शाजिया को भी बताया कि वो आइसोलेटेड नहीं होने चाहिए, उनका एक फ्लो होना चाहिए कि पहली स्टडी ये कहती है और दूसरी भी इससे मिलती जुलती बात करती है। मतलब आप एक फिक्रे में पहली और दूसरी को डिस्कस कर रहे हैं, तो जैसे सिमिलरली का वर्ड आ गया, या आपने कुछ इस तरह, तो आप वो कोई भी वोकेबलरी यूज कर सकते हैं। बेसिकली यू जस्ट हैव टू फॉलो द आइडिया। जज़ाकल्लाह खैर। ठीक हो गया। वैयाकुम। जी मरीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर फुल्लर, मेरा ना एक रिक्वेस्ट है फर्स्ट के ये स्लाइड्स जो हैं ये काइंडली शेयर करिएगा, इसमें बहुत यूजफुल टिप्स हैं, so that will be very helpful for writing. इंशाल्लाह Then इंशाल्लाह। next thing, domains of finding the research gaps means if I am starting with the broader domain कि मैं ट्रांसलेशन में काम कर रही हूँ, तो सबसे पहले तो मैं कीवर्ड डालूंगी कि ट्रांसलेशन का है। अगर वहां पे बहुत ज्यादा काम हुआ होगा, उसके बाद मैं किन किन एरियाज में जाके जो है वो गैप्स फाइंड कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल जो मैं मॉडल लगा रही हूँ, फ्रेमवर्क, वो भी अगर लगा हुआ है, उसके बाद मेरे पास एक और ऑप्शन ये आ सकता है कि डाटा टाइप जो है वो एक ऑप्शन हो सकता है। तो इस तरह से करके हम बहुत स्लाइटली भी जो है वो अगर काम कम है, मतलब एक टाइप का डाटा है वर्सेस जब कुरान ही कह लें कि जैसा कि एक सूरह पे हुआ है तो मैं दूसरी की तरफ जा सकती हूँ। तो ये इस तरह से कुछ क्लैश तो नहीं आएगा, मीन्स ऑलरेडी द वर्क इज देयर, व्हाई यू आर जस्ट डूइंग फॉर द सेक ऑफ गेटिंग द पेपर पब्लिश्ड और व्हाटएवर। तो मतलब डाटा टाइप पे भी नहीं, हम डिफरेंस बना सकते हैं, गैप फाइंड बिल्कुल कर सकते बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन जितना बड़ा आपका गैप होता है उतनी खास आपकी रिसर्च होती है। तो वो थोड़ा सा बस ये होता है कि आपकी कंट्रीब्यूशन जो है वो कम तस्वुर की जाती है एकेडमिकली, अगर आपका गैप बहुत छोटा हो, कि जैसे आपका 99% सिमिलैरिटी और 1% आपने कुछ डिफरेंट किया है, विच इज़ नॉट द केस जो आपका है, उसमें ये केस नहीं है। अगर आपको कोई और सूरत मिल जाती है तब भी ईच सूरा ऑफ कुरान इज सो यूनिक। तो हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं कह सकते कि इट्स कि अगर आपने एक पे एनालिसिस कर लिया तो वो सब पे एनालिसिस हो गया, तो उसको हम फिर भी यूनिक ही समझेंगे। लेकिन जनरली रिसर्च में अगर आपका गैप छोटा है, और ये सारे गैप्स हैं, आप मेथड चेंज कर सकते हैं, आप डाटा चेंज कर सकते हैं, आप छोटी छोटी चीज़ें स्विच कर सकते हैं, और वो फिर बस ये होगा कि आपकी कंट्रीब्यूशन रिसर्च की या अपनी फील्ड में जो है वो कम तस्वुर की जाती है। कि आप उसको कह लें कि ओरिजिनलिटी जो है, ओरिजिनल तो वो होता है लेकिन उसकी ओरिजिनलिटी जो है वो आप कह लें कि 5% है। इसके मुकाबले में कोई अगर ऐसा काम करता है जो बिल्कुल ही पहले नहीं हुआ, इट्स अ ह्यूज गैप, और इसको किसी ने टच ही नहीं किया हुआ, उसमें डाटा भी डिफरेंट है, मेथड भी डिफरेंट है, तो फिर वो जो है इट्स अ बिगर कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल वर्क। तो ये डिफरेंस है, लेकिन इसमें गलत कुछ नहीं है, ना ही ये क्लैश है।
और ये काम मैटर करते हैं और आपको बिल्कुल करना चाहिए। और आपका टॉपिक तो मेरा नहीं ख्याल इस साइड पे आता भी है। और दूसरी बात जो आपने की, आप पहले स्पेसिफिक से शुरू करेंगी। अगर आपको अपने स्पेसिफिक्स में कुछ नहीं मिल रहा तो फिर आप कीवर्ड को जेनेरिक की तरफ लेके जाएंगी, अदरवाइज यू विल हैव टू मैनी पेपर्स टू गो थ्रू। तो हमेशा जब आप गूगल स्कॉलर से या जहाँ से भी लिटरेचर रिव्यू शुरू करेंगी, गो फॉर मोर कीवर्ड्स फर्स्ट। और फिर अगर उस पर कम रिजल्ट्स हैं या आपको कुछ नहीं मिल रहा तो फिर एक आध जो थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उसको अपनी फ्रेज से हटाते जाएं और फिर सर्च को ब्रॉडर करते जाएं। तो नैरो से शुरू करेंगी और फिर वाइड करेंगी अपनी रिसर्च। ओके, थैंक यू। अभी फिर मेरे पास यही ऑप्शंस हैं कि मैं ट्रांसलेशन जो है उसमें स्विच कर लूँ। अभी मौलाना मदूदी साहब की है और नोबल कुरान है इंग्लिश, इसके अलावा 2-3 ट्रांसलेशंस हैं उन पे काम हुआ है। तो आई कैन स्विच बिटवीन द ट्रांसलेशंस देन द सूरास। इंशाल्लाह। हाँ, जो आपका काम हुआ हुआ है ना वो पेपर एक दफ़ा करें ताकि मैं भी उसे देखूं। भी मैंने आपको बताया था कि वी हैव सम अदर पीपल, हम उन जो वी हैव अ पीएचडी इन तफसीर एंड कुरानिक साइंसेज ऑन आवर पैनल। तो हम उनको बेसिकली जब आप डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होगा तो आई कैन एक्चुअली शेयर इट विद हिम एंड आई कैन डिस्कस विद हिम। तो वो भी इंशाल्लाह हमें देंगे तो फिर हम इसको और रिफाइन कर लेंगे। बट आप अपने तौर पे करें और वट एवर यू फाइंड उसको लिटरेचर रिव्यू में डाल दें। फिर हमने बाद में जब पब्लिशिंग तक जब जाएंगे तो फिर हमने उसमें से कुछ निकालना है, नहीं रखना, क्योंकि प्रपोजल या जो भी ये पेपर वर्क है ये तो हमारा आपस का है ना, तो इसमें आप सारा कुछ भी डाल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जी जी, अभी फिर रिसर्च प्रपोजल की हद तक सारी चीजें एक्सप्लोर कर लेते हैं कि इतना काम हुआ है। और अभी मैंने 5 रिसोर्सेज, जैसा कि होमवर्क था, तो 5 जो है वो निकाले हैं। तो आफ्टर रिव्यूइंग द मोर इंशाल्लाह आई विल गेट अ सोफिस्टिकेटेड वन, तो फिर मैं शेयर करती हूँ। जो ज्यादा रेलेवेंट है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हमें ये क्लैरिटी हो जाए कि काम कहीं से ओवरलैप तो नहीं कर रहा। तो जितना स्पेसिफिक आपको मिल रहे हैं उनको जरूर टारगेट करें। जेनेरिक तो हम बाद में भी ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन अपना रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो नैरो डाउन और स्पेसिफिक करने के लिए हमें वो वाले रिसोर्सेज चाहिए जो बिल्कुल लाइक काइंड ऑफ दे आर ओवरलैपिंग और वेरी क्लोज टू यू। जज़ाकल्लाह खैर। वय्याकुम। एक चीज हमने मैंने जो एग्जांपल भेजी है उसमें भी लिखा हुआ है। आप अगर एक चीज फोकस करें ना, उन्होंने लिखा है कि मे हेल्प। लिटरेचर रिव्यू में हम स्वीपिंग स्टेटमेंट्स नहीं देते, जैसे पहले भी डिस्कस किया था। यू डोंट से कि लिटरेचर हमें ये कह रहा है कि ये काम हो चुका है ऑलरेडी, या लिटरेचर ये कह रहा है कि ये काम नहीं हो सकता, नहीं हुआ कभी। हम ये कहते हैं मे सजेस्ट, इट गिव्स अस अ हिंट और इट गिव्स अस एन इनसाइट इनटू इट। आप ये कहते हैं बेसिकली कि हमें इससे आइडिया मिल रहा है। स्वीपिंग स्टेटमेंट्स लिटरेचर रिव्यू में हम कभी, जिस हम अपने पेपर के कंक्लूजन में भी नहीं देते, हम लिटरेचर रिव्यू में भी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते। ये एक मेरा क्वेश्चन है कि जो हम ये इस्लामिक बुक्स वगैरह पढ़ते हैं हिस्ट्री की या दूसरी, तो फिर क्या हम उनको भी लिटरेचर ही कहते हैं? और क्या हम उनसे भी कोई कोर्स वगैरह ही बस दे सकते हैं उनके ऑथेंटिसिटी पे? जैसे कि सहाबा कराम की हालात जिंदगी का के उनके वाकयात होते हैं, हिस्ट्री की बुक्स होती हैं, उनमें भी कहा जाता है कि ये कोई ऑथेंटिक नई चीजें होती कई। तो क्या हम उन पे भी हम सवाल उठा सकते हैं कि ये हम रिसर्च नहीं हुई हुई तो आ, हम इनको मानेंगे या नहीं मानेंगे? बिल्कुल उज़मा, जो सारे पीएचडी जो इस्लामिक स्टडीज़ में तफसीर में वो इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि सिस्टमेटिकली जैसे आप अगर देखें कि हम जिस लेवल से ये चीज़ें देखते हैं इट्स डिफरेंट देन जो एकेडमिक्स के लोग हैं वो देखते हैं। तो अब आपने वो हदीस वाला अगर कोर्स लिया होगा तो आपने देखा उन्होंने पूरी साइंस डेवलप की हुई है, यहाँ तक कि हदीस की जो ज़ईफ़ हदीस की मैं मिक्स ना कर रही हूँ, कि अगर उसमें वर्ड अन लिखा हुआ है तो उसकी और बेसिकली समय तो लिखा हुआ है कि इन हमने सुना, उन उन दोनों को वो डिफरेंट रेट करें। तो जो टेक्निकल पीपल हैं वो अभी भी सारे अपनी फील्ड में यही काम कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग उसको और तरह लेते हैं या हम इन चीज़ों की तरफ नहीं जाते। और यही मकसद है कि जब आप रिसर्च देखें तो ये सब फील्ड में ऐसी हो रही है, चाहे वो सुन्नत की हो, चाहे वो सीरा की हो, चाहे सहाबा कराम की लाइफ की हो, कुरान से रिलेटेड हो। तो सारे जो एकेडमिक्स के लोग हैं वो इसी लेवल पे ही चीज़ें असेस करते हैं और अभी तक कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी स्टिल हैव पीएचडीज इन ऑल दीज डिसिप्लिन्स, क्योंकि ये रिसर्च तो एक एक्टिव रिसर्च है हिस्ट्री की सेंस में भी।
जी। अच्छा, अल्लाह ताला कामयाब करे सबको, आसानी हो। हाँ, आमीन। और मैंने किसी का होमवर्क अगर नहीं कमेंट किया, नायाब ने मुझे भेजा था अपना प्रपोजल। नायाब, उसमें लिटरेचर रिव्यू आपको पता चल गया है कि वो मिसिंग है। यू हैव टू, आपने कुछ बुक्स और स्कॉलर्स के नाम तो आइडेंटिफाई किए हैं, बट वो तो वो लोग होंगे जिनको आप स्टडी करना चाह रही हैं, लेकिन आपने ये देखना है कि क्या कोई ऐसे रीसेंट पेपर्स ऐसे हैं जिन्होंने इन इन स्कॉलर्स के जो अंडरस्टैंडिंग थी उनको ऑलरेडी कंपेयर किया हो, वो आपका लिटरेचर रिव्यू होगा। I don't know if Nayab is here. Okay, okay. ये होमवर्क बस एक दो स्लाइड देख लें। आपने अपना सोर्स टेबल कंप्लीट करना है। 5-7 सोर्सेज जो हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, 5-7 तो ये मिनिमम होनी चाहिए। कैन गो 8 to 10, 12, 15 जितनी भी आप कर सकते हैं। फिर एक रिव्यू पैराग्राफ लिखेंगे, और जो आपको अनश्योर है कि ये इसमें कैसे लिखूं या इसके बारे में कैसे बात की जाए, या फिर अगर आपको ये लग रहा है कि आपके उसमें कंटिन्यूटी नहीं है, तो वो कंटिन्यूटी कैसे लाई जा सकती है। बेसिकली जो क्वेश्चन बनते हैं आपके पैराग्राफ लिखने के बाद, आपको लगता है कि मैं मजीद इसमें बेहतरी लाई जा सकती है, कुछ ऐसे इसमें फ्लुएंसी नहीं है, तो उस चीज़ को हम फिर डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई थिंक दैट्स ऑल। रिमशा का कमेंट, रिमशा आपका कौन सा होमवर्क है? आई डोंट नो, मेरे तक यहाँ पहुँचा नहीं है, या फिर आपके नाम से नहीं पहुँचा। आई हैव नो आइडिया, सो आई कैन नॉट कमेंट। आपका वो तो नहीं है जो उस पे था, जो आपने मुझसे, वो आप तो नहीं है जिन्होंने पूछा था कि भी मैं मेटा एनालिसिस सिस्टमैटिक रिव्यू कर रही हूँ? ओके, ओके, मैंने वो तब पढ़ा था, मुझे उसको खोलना पड़ेगा। थैंक यू नायाब। जस्ट सजेशन, ग्रुप में अगर अपना पूरा नाम समहाउ या फिर मेंबर नेम में, मेंबर टैग में नाम लिख दिया करें, तो वो याद रहता है कि कौन से स्टूडेंट का तो नाम कैसे है। माइट बी इजियर। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, अभी रिमशा जो आपकी लैंग्वेज है ना, आप इट्स मोर लेस ऑफ अ प्रपोजल एंड मोर ऑफ अ पब्लिश्ड पेपर, कि जैसे आपने मेथड में लिखा है सिस्टमैटिक लिटरेचर सर्च वाज कंडक्टेड, और उसके बाद आपने रिजल्ट्स भी डाले हुए हैं। सो आई एम नॉट श्योर व्हाट इज दिस। क्या आप पेपर ऑलरेडी ये सारा कुछ कर चुकी हैं, पब्लिकेशन के लिए लिख रही हैं? Because it sounds like it's the work is already done. No, but this cannot be used in the methods now. We cannot put, ये मेथड में ये चीज़ नहीं डाली जा सकती, क्योंकि ये तो वो मेथड है। मेथड वो होगा जो आप प्लान कर रहे हैं यूज करने का, ये या मेटा फ्यूचर। एनालिसिस का ही प्रपोजल है ना उनका। उन्होंने मुझे बताया था कि शी इज डूइंग अ मेटा एनालिसिस, बेसिकली सिस्टमैटिक रिव्यू है, तो उसमें तो यही मेथडोलॉजी आएगी। बट इट वाज एन एब्स्ट्रैक्ट, यस इट साउंड लाइक एन एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट में ये है कि इसमें आपके रेफरेंसेस एक भी नहीं है। अब ये आपने मुझे पब्लिश वाला भेजा है या रफ ड्राफ्ट भेजा है, और अगेन आप यू हैव टू गिव मी मोर टू कमेंट ऑन इट। बेसिकली फॉर एन एब्स्ट्रैक्ट इज फाइन, उसमें इसमें कोई हर्ज नहीं है, बट इसको एक्चुअली पेपर तक ले जाना, देर आर मैनी थिंग्स। अगर आप कोई टारगेटेड मेरे से क्वेश्चन करना चाह रही हैं तो मैं आपको फीडबैक दे सकती हूँ ज़्यादा स्पेसिफिक, बट इट्स फाइन फॉर एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर अ कॉन्फ्रेंस। जस्ट इसमें साइटेशंस डाल दें, एंड अदर देन दैट इट्स ओके, इफ दैट्स व्हाट यू आर आस्किंग। ठीक हो गए। Still ओके, work. ओके। बस ऐसा अगर आप लोगों को चाहिए होता है ना कि हम क्लास में आप लोगों का काम डिस्कस करें, एक तो भेज दिया करें, नाम के साथ भेजा करें, और इफ़ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन जिस पे आपको फीडबैक चाहिए,
कि जैसे हम तो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लेक्चर जिस तरह हम लेके चल रहे हैं आप वो स्टेजेस साथ साथ कवर करते जा रहे हैं, और फिर जैसे अभी हमने लिटरेचर रिव्यू डिस्कस किया तो अगले होमवर्क्स में वी आर एक्सपेक्टिंग कि आप लिटरेचर रिव्यू से रिलेटेड होमवर्क देंगे। लेकिन अगर आप ऑलरेडी कोई काम कर रहे हैं एंड यू नीड फीडबैक ऑन दैट और डिस्कशन, तो फिर आप ऐसा किया करें कि अपने क्वेश्चंस भी टारगेटेड साथ लिख दिया करें। अदरवाइज इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू आंसर समथिंग विदाउट नोइंग द होल डिटेल, और फिर मैं ज़्यादा क्लास को भी डिट्रैक्ट इस सेंस में नहीं करना चाहती कि फिर बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या बात हो रही है, ये किस बारे में डिस्कशन हो रही है। लेकिन मैं आपको ज़रूर पर्सनल रिप्लाई कर सकती हूँ ग्रुप में। सो जस्ट गिव मी टारगेटेड क्वेश्चंस कि ये मेरा ड्राफ्ट है, ये दिस इज़ वेयर आई एम कंफ्यूज, तो मुझे इसमें प्लीज़ हेल्प कर दें। तो मैं या उसामा वी विल इंशाल्लाह गेट बैक टू यू। ओके, आई थिंक अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो दैट्स ऑल। ओके, जज़ाकल्लाह खैर एवरीवन, इंशाल्लाह सी यू टुमारो। और ये होमवर्क जो है ये आपको कल की क्लास के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, आप इसमें अगला पूरा वीक स्पेंड कर सकते हैं। ये 24 घंटे में तो ये काम इट विल बी टू हेस्टिंग, ज़्यादा जल्दी में हो जाएगा ये नेक्स्ट वीक जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे से पहले आप लोग कर सकते हैं। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम, सी यू गाइस टुमारो इंशाल्लाह।